चलिए भरिए, फटाफट भरिए, फटाफट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या भरेंगे? जहां लिखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वहां लिखेंगे 16 सितंबर 1987 ओजोन रोकने के लिए, ओजोन क्षरण बचाने के लिए, ओजोन क्षरण रोकने के लिए, ओजोन क्षरण रोकने के लिए, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए उसके नीचे जो है वो सब भरते जाइए। पहले डेट भरिए, फिर उसका नाम भरिए, फिर किस लिए था। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ये किस लिए था? फटाफट भरेंगे। हेलो, अरे कब हुआ था आप बताएंगे? नैरोबी प्रोटोकॉल हम क्या लिए बताएंगे? फिर से आप बताइए। इसका डेट हम नहीं बताएंगे, हम डेट छोड़ देंगे तो छोड़ लेंगे। हम सब हम ही बताएंगे, आप लोग कुछ नहीं मेहनत करेंगे। हम तो बता दिए नैरोबी प्रोटोकॉल केन्या में पर्यावरण बचाने के लिए था। इसमें कुछ नहीं करना है यार, डेट लिखना है, किस जगह में था और किस लिए था। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 कनाडा, ओजोन बचाने के लिए। रियो प्रोटोकॉल 1992 ब्राजील, पृथ्वी सम्मेलन था, एजेंडा 21। नैरोबी प्रोटोकॉल डेट आप लिखेंगे, पर्यावरण बचाने के लिए केन्या। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, कार्बन क्रेडिट दिया गया था। हो गया काम खत्म। आप भरेंगे? आप भर लेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रोटोकॉल के बाद क्या है? यूएन, यूएन होगा इस प्रोटोकॉल के बाद। देखिए यूएनओ है प्रोटोकॉल के बाद। प्रोटोकॉल के बाद क्या है भैया? यूएनओ। प्रोटोकॉल के बाद देखिए, प्रोटोकॉल के बाद आपका है यूएनओ। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी। ये यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कब स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ में कितने सदस्य हैं बताइए? इसकी तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य। कितने? 193। सबसे नया सदस्य कौन है? यानी जो 193 में, दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। दक्षिणी सूडान ये है भैया सबसे नया सदस्य। यूएनओ का सबसे नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान। देखिए अब यूएनओ में ना पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है यूएनओ। जिस तरह से भारत में संसद है ना, तो पूरी दुनिया में यूएनओ है, उसका नियम पूरी दुनिया में चलेगा। अब ये दुनिया में इसके नियम चलने के लिए जरूरी है भैया पूरी दुनिया में कौन सी भाषा बोली जाएगी। हर देश वाले अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो इनमें ऑफिशियली कितनी भाषाएं हैं? तो भाषा जो है वो ऑफिशियली इसमें 6 भाषा है। आप इन 6 भाषा में से कोई एक चुन लीजिए। अब कौन कौन सी भाषा है? तो देखिए इंग्लैंड की इंग्लिश, फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश। 3 भाषा तो यही हो गई। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, 3 तो यही हो गई। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। ये मिडिल ईस्ट में पूरा में अरबी भाषा बोली जाती है, तो अरबी। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी। कितनी भाषा? 4। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी। इसके बाद से रशियन और चाइनीज। रशियन, चाइनीज। चाइनीज भाषा को मंडारिन बोलते हैं। रशियन और चाइनीज, रशियन और चाइनीज, ये हो गई भाषा। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखते हैं। टोटल यूएन में कितनी भाषा है? तो भैया 6 भाषा। कौन कौन? लाइन से यहां याद रखेंगे। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, 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 अरबी, रशियन, चाइनीज, अरबी, रशियन, चाइनीज, अरबी, रशियन, चाइनीज, अरबी, रशियन, चाइनीज। नक्शा के हिसाब से बोलना है, जैसे दिमाग में बनना चाहिए। कैसे दिमाग में बनना चाहिए? आज बंद करेंगे। हाँ, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये 3 तो यहाँ हो गए। यहाँ पे अरबी, यहाँ रशियन और यहाँ पे चाइनीज। आराम से इस टाइप की भाषा। नंबरिंग गलत लिख दिए ना। देखिए इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, 3 तो इस साइड में। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज, अरबी, रशियन, चाइनीज। टोटल आधिकारिक भाषा कितनी है? 6। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलता है, जो पेपर वर्क मिलते हैं, वो मिलते हैं केवल 2 भाषा में, इंग्लिश और फ्रेंच में। भले आप बोल सकते हैं 6 भाषा, ये बोलने के लिए 6 भाषा है। हालांकि आप कोई और भाषा भी बोलेंगे तो फिर आपको दूसरे को समझ में नहीं आएगा। तो समझाने के लिए जो ट्रांसलेशन का खर्चा आएगा ना, उसी देश से लिया जाता है। जो ट्रांसलेटर बैठ के समझाता है उसका पूरा खर्चा उसी से लिया जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये है आपका भाग संख्या 6। सॉरी, भाग करें, भाषा 6। आधिकारिक भाषा 2 है जिसमें पेपर वर्क होता है, इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश, फ्रेंच। सबसे बाद में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो अरबी भाषा। सबसे बाद में कौन सी भाषा? अरबी भाषा। याद रहेगा, सबसे बाद में कौन भाषा? अरबी भाषा। किसी को भाषा से रिलेटेड दिक्कत है तो बताया जाए। किसी को भाषा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो बताया जाए। किसी को भाषा से दिक्कत है तो बताया जाए। भाषा से कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी क्यों नहीं है भाई साहब? पूरा हिंदी का खर्चा उठाना पड़ेगा भारत को। पूरे हिंदी का खर्चा किसको उठाना पड़ेगा? भारत को उठाना पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग? महीना में 1 दिन, साल में 1 बार जाके वहां भाषण देना है। तो वैसे भी हिंदी को, अरे भाई पूरे भारत में तो हिंदी पूरी तरह से लीगल नहीं है। मतलब लीगल क्या करे, उतना ही नहीं है। देखो अगर हर देश ये सोचने लगे कि भैया मेरी भाषा क्यों नहीं, अब बाइक के चलिए कि बांग्लादेश के लोग सोचेंगे बंगाली क्यों नहीं, नेपाल के लोग सोचेंगे नेपाली क्यों नहीं। तो देखो भाई साहब, राष्ट्रीयता एक अलग जगह पे है और एक जेन्युइन सिटी अलग चीज पे है। कुछ खास तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं वहां पे जाके। मतलब आपको क्या लगता है कि चाइना का आदमी सीखेगा आपको चाइनीज भाषा, मतलब हिंदी भाषा सीख के वहां बोलने के लिए? और कितने लोगों को फायदा होगा? हाँ ये जरूर है कि अगर हिंदी अलाउ हो जाता है तो अगल बगल के
देश के लोगों को फायदा हो जाएगा। पाकिस्तान वाले भी हिंदी बोल लेते हैं और कुछ कुछ अफगानिस्तान वाले भी बोल लेते हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये श्रीलंका वाले उतना हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो ये सब देश को भी फायदा हो जाएगा हिंदी बोलने से। लेकिन खर्च, दिक्कत क्या है कि सबको खर्च हम ही लोग उठाना पड़ेगा और फिर सारे देश को लागू करना पड़ेगा, तो इससे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चेंजिंग आ जाएगा। हाँ, आप ऐसे कहिए कि चाइनीज में किसको समझ में आएगा, तो भैया केवल चाइना अपने लिए चाइनीज रखा है, तो चाइनीज भाषा में भी क्या इफेक्ट पड़ता है, बस वो चाइनीज अपने बोल के चल जाता है और किसी को तो होता नहीं। यही सब थोड़ा सा दिक्कत आता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम लोग को मेन जरूरी है वीटो पावर, भाषा देना दे, मेन जरूरत है क्या, वीटो पावर का। मेन जरूरी क्या है, वीटो। टोटल दुनिया में कितने देश है वीटो पावर वाले, तो देखिए यूएनओ में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 के पास वीटो है और 10 के पास वीटो नहीं है। तो ये जो 5 हैं इन्हें कहते हैं वीटो वाले अस्थाई, ये परमानेंट रहते हैं। और ये 10 जो है, ये जो होते हैं इनके पास कोई वीटो नहीं है, ये है अस्थाई। अस्थाई, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। इंडिया इस बार इसका कार्यकाल का सदस्य बन चुका है, पाकिस्तान हट गया। ये 2021 में भारत बना है और 2022 में इसका कार्यकाल, 2021 में है तो 21 है, 2022 2 साल में खत्म हो जाएगा भारत का पोस्ट। तो देखिए ये तो बनते घटते रहते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से इन लोगों का नंबर ही आता है। 2 साल के लिए भारत आया, हट जाएगा इसके बाद। लेकिन ये 5 जो वीटो पावर है ये नहीं हटते हैं जब तक ये पांचों किसी चीज पे रेडी नहीं होते हैं, वो विधेयक पारित ही नहीं हो सकता। यानी किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए पूरी दुनिया में से ये 5 का रेडी रहना जरूरी है। ये 5 वही देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध को जीते थे। कौन कौन, तो पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा रसिया, पांचवा चाइना। तो टोटल कितने देश के पास वीटो है, 5। कौन कौन, यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, याद देखिए दोनों एक पास, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। देखिए ब्रिटेन, फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं सब, लेकिन लगता है ये दोस्त है। रूस, चाइना एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन लगता है ये दोस्त है सब। अमेरिका को किसी से मतलब नहीं, ये लोग ससुरे अलग दुनिया के हैं। इन लोग का एक अलग दुनिया है। पूरी दुनिया में मार कराओ, हथियार बेचो, पूरी दुनिया में मार करा दो, हथियार बेच दो, कोई फायदा नहीं होता है। समझा गया कि नहीं आ गया, कोई दुनिया में कोई फायदा नहीं होता इन लोग से। टोटल कितने देश, हाँ, इनका कहने से चाइना सेकंड वर्ल्ड जीता था, नहीं भैया। देखिए चाइना ने हमला किया था जापान के ऊपर, और जापान में ये जीता नहीं, लेकिन जापान पे परमाणु बम पटका गया, जापान पे हावी हो गया। इसलिए इसे माना जाता है कि ये भी एलाइज कंट्री के साथ था। किसके साथ था, एलाइज कंट्री। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था, किससे लड़ा था, जापान से लड़ा था, केवल जापान से लड़ा था सेकंड वर्ल्ड वॉर। किसी कोई दिक्कत। टोटल कितने देशों के पास वीटो है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव वीटो। अरे टोटल वीटो कर रहे हैं, टोटल वीटो केवल 5 के पास है। सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितने हैं, 15। 5 तो परमानेंट, 10 तो टेम्पोररी, 15 हो गए टोटल मिलाकर। भारत के पास वीटो पावर नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना। देखिए जिनको वीटो पावर दिया जाता है उनको यूएनओ के कुल खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा उठाना पड़ता है, बहुत बड़ा हिस्सा यूएनओ के कुल खर्च का उठाना पड़ता है। भारत अभी भी यूएनओ के टोटल खर्च का महज 1.5 से 2% खर्चा उठाता है। जो जब देश आजाद हुआ था तो भारत को वीटो पावर दिया जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा था कि आपको इसके कुल खर्च का 7% उठाना पड़ेगा, 7% से भी ज्यादा उठाना पड़ेगा, लगभग उसी के रेट में था ये परसेंटेज। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी कि हम लोग के पास उतना पावर ही नहीं था कि वो खर्च उठा सके। क्योंकि बताइए, जो देश अपनी सेना पर अपनी टोटल जीडीपी का 7% नहीं खर्चा करता है, जो देश आज भी हम लोग की पूरी शिक्षा का 2% भी मतलब 7% जीडीपी का टोटल 7% हिस्सा हमारे यहाँ आज भी शिक्षा पे खर्च नहीं होता है, तो उस वक्त में हम कहां से दे पाते। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भैया इतना तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन बेहतरीन ये रहेगा कि हम अपने किसी अच्छे पड़ोसी को दे सके और वो एशिया में रह जाए। रूस के पास ऑलरेडी था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त दिमाग क्या लगाया कि हम किसको दे दें, तो भैया अरब देश वालों को देते, तो ये सोच रहे पाकिस्तान के फेवर में चले जाते, दूसरे छोटे देश को वो मिल ही नहीं सकता था। उस समय इन लोग के पास पेट्रोल नहीं था, ये भी गरीब थे सब, तो फिर एशिया में दिया किसको जाए। रूस तो यूरोप में आता है, रूस देखिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये तो यूरोप में आते हैं, लेकिन एक एशिया के देश को देना था। अब नेहरू को लगा कि चाइना हमारा साथ देगा, इन्होंने प्रीफर कर दिया चाइना को, चाइना ने उतने पैसे दे दिए। अब हम लोग के पास वीटो गया, तो इसके पीछे केवल नेहरू जिम्मेदार नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था मेन जिम्मेदार थी। वरना किसी को कोई थोड़े ना कुत्ता कट ले। हम आपसे कहते हैं मर्सिडीज ले लीजिए ना, लीजिए मर्सिडीज, पैसा दे दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, ना हम मर्सिडीज ना लेंगे, मुकेश अंबानी को दे दीजिए। तो इसके लिए आप जिम्मेदार थोड़ी है। मतलब देखिए कहीं ना कहीं तो हम भी हैं, हमको उस वक्त कोई ना कोई नेगोशिएशन करके कुछ ना कुछ जुगाड़ तान लगा के मोलाई भाव करके ले लेना चाहिए। अब इतिहास में की गई गलतियों को आप सुधार नहीं सकते, लेकिन इतिहास में की गई गलतियों को अगर आप देखना है कि वो गलती क्यों थी, तो उस समय के परिदृश्य के हिसाब से सोचिए कि उस समय हमारी सेना के पास 1962 में लड़ने के लिए जूते नहीं थे। रीजन क्या है, पैसे ही नहीं थे हम लोग के पास, बहुत कम पैसा था, तो सूखा वगैरह था, तो गरीबी अंग्रेज सब पूरी तरह से चूस के हम लोग को भेजे थे सब। 200 साल में तो अंग्रेज चूस लिए सब हम लोग को। तो क्या लगता है आपको कि देश की आजादी के वक्त में हम बहुत बड़े अंबानी अंडानी थोड़ी थे उस वक्त में, तो इसलिए चाइना को दिया गया। इसमें दो तीन चीजें जिम्मेदार थी हमारे वीटो के पास। सबसे पहला, हमारी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। दूसरा, नेहरू के पास 2 गलती, एक दूरदर्शिता उतनी अच्छी नहीं थी, दूसरा चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा किए थे, और सबसे बड़ा हरामीपन चीन का, कि भाई साहब अब तुम हरामीपन पे उतर जाओगे तो फिर कौन जानता है।
अगर तुम पूरी तरह से हरामीपन पे उतर जाओगे तो क्या कहेगा कोई तुमसे? तो नेहरू ने उस समय का जो विकल्प देखा उसके हिसाब से सही समझा। आप कहेंगे कि सर नेहरू ने जापान को क्यों नहीं दिया? भैया उस टाइम जापान ने बहुत खतरनाक कंडीशन पे था, जापान को कोई देने का, जापान को मिल ही नहीं सकता था। तो भारत के सामने बस यही ऑप्शन था कि एशिया में दिया किसको जाए, रूस के पास ऑलरेडी था, तो एशिया में उन्होंने कहा कि भारत तुम ले लो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, सऊदी अरब वगैरह के पास पैसे नहीं थे, सऊदी अरब को मिल जाता तो आज भी पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा रह जाता। तो इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान चीन को दिला देते हैं और चीन से एक समझौता करा देंगे, पंचशील समझौता, कि हम लोग एक दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अंतरराष्ट्रीय मैटर पे तुम हमारा सपोर्ट करना क्योंकि हमने तुमको चीन का वीटो दिलवाया है और हम एक दूसरे पे युद्ध नहीं करेंगे। तो नेहरू की तो नीति सोच से तो सही थी, लेकिन सचरा दूरदर्शिता कम था, जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेना, ये भी कर लेना, दिक्कत हो गया इस वजह से। तो ये गलती रह गई हम लोगों से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जापान को देते, जापानी पे परमाणु बम मारा गया था, वही सचरा द्वितीय विश्व युद्ध मार रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में वीटो केवल जीतने वालों को मिला था, तो बहुत खरमंडल मचाया था। अमेरिका उसको देने ही नहीं देता, क्योंकि वीटो देने के लिए भी जो ऑलरेडी वीटो वाले उनको सहमत होना चाहिए। तो उस समय नेहरू के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो अपना वीटो दूसरे को हैंड ओवर करे, नहीं तो उतना खर्च उठाए। हम लोग आज भी उतना खर्च नहीं उठा पाते। और इनफैक्ट अगर आज भी भारत को कह दिया जाए कि आप यूएनओ के टोटल खर्च का 7% उठा लीजिए या फिर अपना जो खर्च उठाते हैं उसका डबल ट्रिपल उठा लीजिए, तो आज भी हमें सोचना पड़ेगा, नहीं उठा पाएंगे लोग आज भी। लेकिन हाँ, आज ये है कि आज हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, कुछ टैक्स वगैरह बढ़ा के कुछ कुछ करके हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं कर सकते थे। उस वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत था। सोचिए ना, पॉलिटी के क्लास में कहा है कि शिक्षा का अधिकार था, मुफ्त में मिलना चाहिए था, लेकिन उस समय नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया क्योंकि पैसे ही नहीं थे। कहां पैसे हुआ करते थे उस टाइम? समझ गया? जापान को एक लड़का करा, क्यों नहीं दे दिया? वियतनाम को दे देना चाहिए। हाँ यार, वियतनाम को देना चाहिए। पागल हो क्या? भारत के पास पैसे नहीं जुट रहा है, वियतनाम के पास पैसा। हाथी डूब गई तो एक लड़का करा है, ओ माय गॉड, हाथी डूब गई, गधा हिलाओ, गधा पार कर जाएगा। अरे बकलवा, देख रहा है कि जब भारत जैसा विशाल देश के पास पैसे नहीं जुट पाया तो कह रहा है वियतनाम। आप पागल है? आप 2021 में सोच रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं 1950 की बात। हाँ यार, आप 2021 में खड़ा होकर 1950 की बात सोचिएगा। नहीं ना, आप उस वक्त के हिसाब से सोचिए। वियतनाम पे तो अमेरिका बम मारा था, 27 करोड़ बम गिरा दिया था, याद है कि नहीं? वियतनाम तो अपने परेशान था, वियतनाम को तो खुद बांट दिया था, 17 डिग्री उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम तो अपने मर रहा था, उसको वीटो देंगे आप? नहीं दे सकते। अभी कोई कहेगा कि मालदीव को क्यों नहीं दे दी, श्रीलंका को क्यों नहीं दे? अरे भाई साहब, भारत जैसा देश जब टेंशन में आ गया तो एशिया, देखिए रूस हटा दीजिए, रूस एशिया में नहीं आता है। एशिया में डिसीजन जब भी लिया जाएगा तो वो रूस, भारत लेगा या फिर चाइना लेगा। एशिया में इन्हीं का राज हो सकता है, तो या तो वीटो हमें मिलता या तो वीटो चाइना को मिलता। चाइना पावरफुल था, ले लिया। हम लोग की बस अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ हुई रहती ना, आज हमारे पास भी वीटो रहता। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम वादा करते हैं आपको कि आने वाले 10 से 12 साल में हमें वीटो मिलेगा, हम लोग को वीटो मिलेगा। रीजन क्या है कि वीटो कैसे नहीं मिलेगा, रुकने दीजिए ना, हमको थोड़ा सा और आगे जाने दीजिए, और आगे जाने दीजिए। धीरे धीरे अभी पूरा इंडिया जाना है ना, जब पूरी दुनिया जान जाएगी ना हमको, धीरे धीरे हम यूएनओ में आग लगा देंगे। ऐसा स्थिति खड़ा कर देंगे ना कि तुमको या तो वीटो देना पड़ेगा, नहीं तो यूएनओ बंद करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम आपको ऑनलाइन नहीं बता सकते। दुनिया की हर चीज है जिसकी कमजोरी होती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है ना, उसी समय उस समस्या का समाधान जन्म ले लेता है, बस खोजने वाला चाहिए। तो अभी हम लोग की आवाज इंडिया तक पहुंच सकती है, तो इंडिया में आज भी कोई सुधार लाना है तो हम खरमंडल मचा सकते हैं हम लोग, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर नहीं कर सकते। लेकिन कसम भारत मां की, एक ना एक दिन तो हम आग लगा देंगे, यूएनओ में भी पहुंचेगा एक खलबली की आखिरी ससुराई मास्टर है कौन। हमें वीटो मिलेगा कैसे? नहीं मिलेगा सचरा वीटो, मिलेगा बाबू, टेंशन नहीं लो। अभी आप लोग का बहुत बड़ा समर्थन रहता है, आप लोग का इतना स्नेह प्रेम रहता है, धीरे धीरे हमें पूरे इंडिया जान गया ना, जब जिस दिन वर्ल्ड आएगा हम तो यूएनओ का एक एक कमजोरी खखोर खखोर के पूरी दुनिया को बता देंगे। तो यूएनओ हमसे यही कहेगा कि भाई तू मास्टर चुप हो जा, हम तो 21 साल पे चुप हो तो भारत को वीटो दे दो, नहीं तो तू अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, तू लोग इराक में क्या क्या काम किया, अफगानिस्तान में क्या क्या किया, वियना संधि का कैसे उल्लंघन किया, या फिर वासेनार अरेंजमेंट का कैसे उल्लंघन किया, सब बता देगा आदमी, हंगामा करेंगे। उसके पास 3 ऑप्शन रहेगा, या तो यूएनओ बंद कर, या तो वीटो दे, या तो हमको उड़वा दे। चलो ध्यान समझते हैं। आने वाले वक्त में होगा बहुत, चलो ध्यान से समझते लो। इतना तो समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक में समझ में आ गया, वीटो वगैरह समझ में आ गया। अब चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते, टाइम भी हो गया होगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। सर्वरों चिल्ला रहा है ससुरा। आप जय हिंद सब लोग को। कहां तक बताए थे बाबू? कल हम आप लोग को मरुस्थल बताए थे, जरा आप फटाक से बताइए तो इस मरुस्थल का नाम क्या है? ये वाला डेजर्ट का नाम बता दीजिए, इस मरुस्थल का नाम फटाक से बताइए, फटाक से एकदम। कालाहारी मरुस्थल, ये पेंटागोनिया मरुस्थल, ये अटाकामा मरुस्थल, नामी एरिजोना, ये सारा यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। घास के मैदान भी सब समझा दिए थे। घास के मैदान आप लोग नक्शा में भरे हैं कि नहीं भरे? सब लोग सादे नक्शा में घास का मैदान भरे हैं या नहीं भरे? सादा नक्शा में घास का मैदान भरे हैं या नहीं भरे? फटाफट बताएंगे। हाँ करें, हाँ भरे हैं सर जी। भैया भरे हैं, अच्छी बात है। चलिए ध्यान से देखते हैं आगे। अब हमें आज आपको क्या बताना है? प्रोटोकॉल। देखिए घास के मैदान के बाद अगला टॉपिक क्या है? देखिए तो मटेरियल में अगला टॉपिक क्या है? मरुस्थल। तो घास के मैदान में भर लिए तो लास्ट में एक रिमार्क लिखा होगा। आप घास में सब भर दिया, कौन सा घास के मैदान में एक भी पेड़ नहीं पाए जाते, वृक्ष नहीं पाए जाते? कौन से घास के मैदान में, कौन से घास के मैदान में एक भी वृक्ष नहीं पाए जाते? हाँ हाँ ठीक है।
स्टेप बी, वेरी गुड। नीचे रिमार्क लिखा हुआ है, सबसे नीचे देखिए, जहां प्रोटोकॉल टॉपिक है आपके मटेरियल के पेज नंबर 32 है। पेज नंबर 32 में जहां घास खत्म हो रहा है, विक्टोरिया घास जो 12 नंबर पे खत्म हो रहा है, विक्टोरिया घास नहीं, मरुस्थल, मरुस्थल में तो बता दी, घास भी बता दी, मरुस्थल में रिमार्क में भर लिया था ना कि मरुस्थल सब पश्चिम में साइड में पाया जाता है, यहाँ तक। अब उसके नीचे प्रोटोकॉल है, नैरोबी प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो प्रोटोकॉल और क्वेटो प्रोटोकॉल। चलिए भैया इन सारे प्रोटोकॉल को हम लोग देखते हैं, प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है भाई साहब? कई प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे फेमस है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाँ, बफरिंग हो रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा होगा। देखिए, प्रोटोकॉल में आपका एक होता है नियम कानून या समझौता। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नियम कानून या समझौता। प्रोटोकॉल क्या है कि ये एक नियम है कि आपको किस तरह से करना है। जैसे हमारे सबके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, एक टीचर का भी प्रोटोकॉल होता है कि उसे कैसे रहना चाहिए, प्रधानमंत्री का भी प्रोटोकॉल होता है कैसे रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी आज के वक्त में अगर जीन्स टी शर्ट पहन ले और टिकटॉक वालों की तरह आधा बाल रंगवा ले, क्या ये उनके प्रोटोकॉल में शोभा देगा? नहीं। तो उनका भी एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रोटोकॉल है कि आप किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं जाएंगे। क्या किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं जाते हैं? नहीं जाते। लेकिन अगर कोई खास मेहमान आ जाता है या किसी को देश के प्रति इंप्रेस करना रहता है, तो फिर क्या मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट चले जाते हैं। सी जिनपिंग को रिसीव करने मोदी यहाँ चल गए थे अहमदाबाद। बताइए क्या सिला दिया। शेख हसीना आई थी तो इनको रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट पे गए थे। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारे पड़ोसियों से संबंध अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी ही सबसे पहले काम आते हैं। तो कभी कभी प्रोटोकॉल तोड़ दिए जाते हैं। अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया। प्रोटोकॉल का मतलब जो नियम कानून शर्तें रखी गई हैं उन्हें तोड़ देना, इसी को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। समझ आ गया? बफरिंग कर रहा है क्या जी? अरे नहीं कर रहा है, ठीक तो है। चलिए, अब इसमें मेनली आपको 4 प्रोटोकॉल आपको ध्यान से देखना है। कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये क्यों हुआ था? तो ये ओजोन परत में हो रहे छेद को बचाने के लिए था। ओजोन परत में हो रहे छेद को बचाने के लिए था। ओजोन लेयर में जो तेजी से उसमें गिरावट आ रही थी ओजोन के लेयर में, तो ओजोन लेयर में हो रहे गिरावट को रोकने के लिए हम लोगों ने कौन सा प्रोटोकॉल किया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहां पर है? कहां पर है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पर है? कनाडा में। तो ये ओजोन परत को जो क्षय हो रहा था उसे रोकने के लिए किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत क्या चीज है भैया? तो ओजोन परत हमें यूवी किरणों से रक्षा करती है। कौन सी किरण? यूवी रेज। ये पराबैंगनी किरण अगर आएगी तो जितने गोरे लोग हैं उन लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है। इसी को बचाने के काम आता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन लेयर भैया? ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर जो होता है इसमें कभी भी छेद नहीं होता है, बल्कि इसकी मोटाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसकी मोटाई का कम हो जाना क्या कहलाता है? ओजोन छिद्र कहलाता है। ये अंटार्कटिका के ऊपर ही देखा जाता है। कहां देखा जाता है? अंटार्कटिका के ऊपर, क्योंकि ओजोन लेयर को छेद करने के लिए टेंपरेचर का कम होना जरूरी है, और सबसे कम टेंपरेचर कहां पाया जाता है? अंटार्कटिका में पाया जाता है। आपको इस नक्शे के पीछे बैकग्राउंड में आपको अंटार्कटिका का नक्शा दिख रहा होगा। देखिए, ये बैकग्राउंड में आपको अंटार्कटिका का नक्शा दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो ओजोन लेयर की मोटाई को हम डाप्सन में नापते हैं। जब इसकी मोटाई कम होने लगती है तो उसी को ओजोन छेद या ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। इसमें किसी तरह का छेद नहीं है, बस मोटाई में कमी को हम लोग छेद कहते हैं। इसके लिए टेंपरेचर का कम होना जरूरी है, जो सबसे कम टेंपरेचर हमको अंटार्कटिका में मिल जाता है। इसलिए ओजोन लेयर में जितने भी छेद या उसकी मोटाई की कमी देख रहे होते हैं वो अंटार्कटिका के पास ही पाए जाते हैं। इसे सबसे ज्यादा नुकसान क्लोरीन करता है। अब ये क्लोरीन जो होता है सीएफसी में मिल जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, एचएफसी, मतलब मेनली है क्लोरीन इसे नुकसान करता है। क्लोरीन और दूसरा क्या है? -80 डिग्री टेंपरेचर। अगर ये दो चीजें मिल गया ओजोन को फाड़ देता है। तो ओजोन लेयर को, हालांकि ओजोन लेयर जो था वो पहले बहुत बड़ा एरिया में था, अब धीरे धीरे इसके एरिया घट रहा है, ओजोन लेयर भर रहा है। पहले इतना एरिया में था 2016 में, 2017 में थोड़ा सा और कम, देखिए 2019 का दिखा रहा है, ये 2014 में इतना लेयर, ये 19 में देखिए थोड़ा सा घट गया, हल्का सा घट गया। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि 2050 तक ओजोन लेयर को हम एक नॉर्मल तरीके से कर देंगे, क्योंकि क्लोरीन के गैस पे उत्पादन, क्लोरीन को हम लोग बहुत हद तक रोक रहे हैं। तो ओजोन लेयर हमें यूवी किरणों से बचाता है, जिससे कि कैंसर होने का डर रहता है। तो इस ओजोन को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेट क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का डेट बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का डेट? 16 सितंबर 1987। इसीलिए कहेगा कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका डेट और सन दोनों याद रखिएगा। 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस यानी ओजोन कंजर्वेशन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद 1992 में हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रियो सम्मेलन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ रियो सम्मेलन। यह सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। आपको जब ब्राजील पढ़ा रहे थे तो ये समझाए थे, यहाँ पृथ्वी सम्मेलन में एक एजेंडा पारित किया गया था, जिसका नाम था एजेंडा, क्या नाम था पूरा आप बताइए? पृथ्वी सम्मेलन जो था इसका दूसरा नाम बता सकते हैं, इसमें एक एजेंडा पारित किया गया था। क्या नाम था उस एजेंडा का? उस एजेंडा का नाम क्या था? उस एजेंडा का नाम क्या था? एजेंडा 21। यानी एजेंडा 21 का मतलब समझा दिए थे कि 1992 में यह सम्मेलन हुआ था। यानी ये 19वीं सदी बीत गई और 19वीं सदी में 92 साल हो गया, यानी 20वीं सदी के अंत में। इसका अर्थात है कि 21वीं सदी के आने के केवल 8 वर्ष पहले 21वीं सदी को कैसे सुधारा जाए, इसीलिए किया गया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो था ये पृथ्वी सम्मेलन था। तो कहेगा पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था? तो 1992 में। कब हुआ? 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। इसमें पर्यावरण को बचाने पर जोर दिया गया था। 1997 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जापान के शहर क्वेटो में, जिसे कहा गया क्वेटो प्रोटोकॉल। जापान के शहर किसमें हुआ? क्वेटो में। इसे क्या किया गया? क्वेटो प्रोटोकॉल। क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 में क्वेटो प्रोटोकॉल। इसमें CO2 को कम करने के लिए एक नियम बना दिया गया कि कोई भी देश CO2 की कितनी मात्रा को निकालेगा। अब CO2 की मात्रा को फिक्स कर दिया गया और कहा गया कि जो जो गैसें CO2 निकालती हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया, जिसे कहा गया कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट। तो जो गैस CO2 निकालती है उन्हें क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट, यानी जो उमस पैदा करती है।
इसके लिए कोटा बना दिया गया और कहा गया कि अब आपको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि आपको क्या दिया जाता है, कार्बन क्रेडिट। ये कार्बन क्रेडिट कैसे काम करता है ये हम आपको पढ़ा दिए केमिस्ट्री के उसमें। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, बायोलॉजी के प्रदूषण चैप्टर में पढ़ाए थे कि जैसे भारत को दे दिया गया, या मान के चलिए कोई पिछड़ा देश है सोमालिया है, अब यहाँ दिया गया कि भाई आप 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं और भारत को दे दिया गया कि भैया आप 300 टन उत्सर्जित कर सकते हैं। तो भारत के पास फैक्ट्री ज्यादा है, ये 300 से ज्यादा कर देगा, मान के चलिए 350 कर देगा, इसके पास 50 ज्यादा हो गया, जबकि कार्बन क्रेडिट कहता है कि जितना आपको क्रेडिट दिया गया आप उतना ही कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, तो अब भारत सोचेगा कि किसका कोटा बचा हुआ है। सोमालिया में डाकू ढूंढना है, वहां फैक्ट्री नहीं है, मान के चलिए कि इसने 20 उत्सर्जित किया या 50 उत्सर्जित किया, इसके पास 50 बच गया, तो भारत सरकार किसको पैसा देगा, सोमालिया को, कहेगा कि तुम अपने 50 हमको दे दो। तो बेहतरीन है जो एक लेवल रखा गया वो लेवल बना रहेगा। तो कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था कहां से की गई थी, क्वेटो प्रोटोकॉल में। कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था क्वेटो प्रोटोकॉल में। क्वेटो प्रोटोकॉल में कितने लोग बता सकते हैं, क्वेटो प्रोटोकॉल यानी क्वेटो का ट्विन सिटी किस भारत के किस शहर को बनाया जाएगा, क्वेटो का ट्विन सिटी भारत के किस शहर को बनाया जाएगा, कितने लोग बता सकते हैं। क्वेटो का ट्विन सिटी मतलब उसी की तर्ज पे भारत के किस शहर को बनाया जाएगा। ये समझौता भारत ने बहुत पहले कर लिया, 2014 में ही कर लिया था। तो बताइए किसे बनाया जाएगा, वाराणसी, वेरी गुड, मोदी जी का चुनावी एरिया जो है लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, उसे बनाया जाएगा क्वेटो के तर्ज पर। क्वेटो एक धार्मिक जगह और बनारस भी धार्मिक जगह, बहुत कंजस्टेड है बनारस, बहुत पुरानी शहर है। तो जो भी पुराने शहर मिलेंगे आपको बहुत ही कंजस्टेड मिलेंगे और जितने नए शहर बसाए गए हैं वो थोड़ा फैल के मिलेगा। नोएडा एकदम बेहतरीन शहर, कोई जाम लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चंडीगढ़ वाह 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 वाह, धोलेरा स्मार्ट सिटी एक नंबर हो जाएगा, पुणे, सिकंदराबाद, ये सब। लेकिन जो पुराने शहर है जैसे काशी, भैया काशी बहुत पुराना शहर है। मगध आजे का था, पटना का पुराना एरिया में घुस जाएंगे, वो नया वाला जो आर ब्लॉक, बोरिंग रोड, दीघा, पाटलिपुत्र, आज में बसे हैं लोग, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हो गया, वरना दिन में उधर कोई नहीं जाता था, पटना का कचरा फेंकाता था, वरना पटना के पुराने एरिया में आ जाएंगे। इतना यूएन में 6 भाषा है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज। इसमें सबसे बाद में 1975 के पास में जोड़ा गया था अरबी को। इंग्लिश और फ्रेंच जो है इसकी पीडीएफ की भाषा है, यानी ऑफिशियल मतलब आधिकारिक भाषा है, जो लिखने के लिए वो प्रयोग होती है। यूएन में कुछ 5 सदस्यों के पास अस्थायी सदस्यता है, एक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं क्या चीज भैया, तो विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, जो बड़े बड़े रेल मार्ग है या फिर जो हवाई मार्ग है या समुद्री मार्ग है, इन लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एक है कैनेडियन पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक और ट्रांस इंडियन। ट्रांस का तो सबसे पहले मतलब समझिएगा कि इस पार से जब उस पार जाता है तो उसे कहते हैं ट्रांस, इस पार से उस पार जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैनेडियन पैसिफिक, ये कनाडा के इस कोना से प्रशांत इस कोना जाता है, इसे कहते हैं कैनेडियन पैसिफिक। कैनेडियन पैसिफिक, इधर एक शहर है हैलिफैक्स, इधर है वैंकूवर। हैलिफैक्स और वैंकूवर के बीच में जाता है कैनेडियन पैसिफिक। क्या नाम है, कैनेडियन पैसिफिक। अब हम बात करते हैं सेंट्रल पैसिफिक, ये न्यूयॉर्क से चालू होता है, न्यूयॉर्क से, और कहां जाता है, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। तो ये सेंटर, ये बीच में आ जाता है, इसलिए सेंट्रल पैसिफिक जो होता है न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। लेकिन कैनेडियन पैसिफिक कहेगा तो कनाडा का इधर का सबसे बड़ा शहर इधर वैंकूवर हो जाता है, यहाँ हैलिफैक्स हो जाता है, हैलिफैक्स। तो सेंट्रल पैसिफिक हैलिफैक्स से सेंट पीटर्सबर्ग, और ये सॉरी कैनेडियन पैसिफिक हैलिफैक्स से वैंकूवर। सेंट्रल पैसिफिक तो ये न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। अब बीच में यहाँ पे नीचे आते हैं, देखिए यहाँ ये पर्वत का नाम क्या है, एंडीज पर्वत। अब जो रेल लाइन इस एंडीज पर्वत के इस पार से उस पार जाएगी उसे ट्रांस इंडियन कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग कहेंगे। ये कहां से आती है, तो ये जाती है भैया ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से। चिली का सबसे बड़ा शहर है बालपराजो। तो ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो। आप अपने सादा नक्शा खोलेंगे और उस सादा नक्शा में इसे भरिएगा। ये सेंट्रल पैसिफिक न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, ये कैनेडियन पैसिफिक हैलिफैक्स से वैंकूवर। कैनेडियन पैसिफिक क्या हैलिफैक्स से वैंकूवर जाती है, हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर, हैलिफैक्स से वैंकूवर, हैलिफैक्स से वैंकूवर। किसी को कोई दिक्कत, लिखे बनाइए, अपने सादा नक्शा बनाएंगे। ये वाले का नाम क्या है भैया, ये कैनेडियन पैसिफिक है, कनाडा से जा रहा है। ये सेंट्रल पैसिफिक, अमेरिका जो है एकदम सेंटर में आता है, सेंट्रल पैसिफिक। ये ट्रांस इंडियन नहीं है, ट्रांस इंडियन। ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो। लिखिएगा अपने मटेरियल खोल के उसमें फटाफट लिखेंगे। पहला जो लिखा होगा कैनेडियन पैसिफिक हैलिफैक्स से वैंकूवर, हैलिफैक्स से वैंकूवर। उसके बाद क्या लिखा होगा, ब्यूनस आयर्स, ये सेंट्रल पैसिफिक न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। ये ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो। लिख लिए, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो। देखिए आपके मटेरियल में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, लिखा संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग। तो रेल मार्ग में सबसे ज्यादा यूएस में ट्रेन चलती है, उसके बाद भारत, फिर रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना। इसमें सबसे लंबा, इसमें देखिए 1 नंबर कैनेडियन पैसिफिक, कहां से, हैलिफैक्स से वैंकूवर। 2 नंबर सेंट्रल पैसिफिक, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। 3 नंबर है ट्रांस इंडियन, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो। अब 4 नंबर पे क्या है भैया, यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल और ओरिएंट। देखिए भैया यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल और ओरिएंट में ज्यादा का अंतर नहीं है। ये दोनों चालू होते हैं कहां से, इस्तांबुल से। इस्तांबुल से एक चला जाता है लंदन और एक चला जाता है पेरिस, एक चला जाता है पेरिस। तो पेरिस से इस्तांबुल होगा तो ओरिएंट एक्सप्रेसवे, और लंदन से इस्तांबुल हो जाता है तो वो हो जाता है यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल। यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल, यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल लंदन से इस्तांबुल, यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल लंदन से इस्तांबुल। और यहां से क्या नाम है, ये जगह कौन सा भैया, पेरिस। पेरिस से इस्तांबुल जो जाता है, पेरिस से इस्तांबुल, पेरिस से जब भी इस्तांबुल जाएगा तो पेरिस से इस्तांबुल वाले को कहेंगे ओरिएंट एक्सप्रेस। ये ओरिएंट, ऊपर वाला यूरोपीय ट्रांस, देखिए ट्रांस मतलब यूरोप के इस पार से उस पार, यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल। नीचे वाले को ओरिएंट, नीचे वाले को ओरिएंट। अरे बोल तो रहे यार, नंबरिंग लो ना, लिखो। अब कैसे लिखोगे यार, नर्सरी के बच्चे हैं जो बोर्ड पे लिखेंगे। मटेरियल खोले कि नहीं, कितने नंबर
मटेरियल, आपको बोले भी थे भरने के लिए। 5 नंबर है, 4 नंबर है, देखिए पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 उसमें भरिए। 1 नंबर कैनेडियन पैसिफिक जो है हैलिफैक्स से वैंकूवर, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को 2 नंबर। 3 नंबर ट्रांस इंडियन ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो। उसके बाद क्या भैया, यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल, लंदन से इस्तांबुल, ओरिएंट एक्सप्रेसवे पेरिस से इस्तांबुल। उसके बाद केप काहिरा, ये तो आपको पता ही होगा, 6 नंबर है केप काहिरा। भाई साहब 6 नंबर केप काहिरा, ये केप काहिरा केप टाउन से शुरू होता है और कहां जाता है, काहिरा तक, इसलिए इसे क्या कहते हैं, केप टाउन से शुरू होकर काहिरा तक जाता है, इसलिए केप काहिरा। केप टाउन से काहिरा, केप टाउन से काहिरा, इसे केप काहिरा कहते हैं। केप टाउन से काहिरा, केप काहिरा। नक्शा में भरिए अपने, सादा नक्शा में, मटेरियल में भी भरिए साथ साथ, मटेरियल नक्शा दोनों में साथ साथ भरते चलिए, मटेरियल और नक्शा दोनों में साथ साथ भरते चलिए, मटेरियल और नक्शा दोनों में साथ साथ भरते चलिए। साउथ अफ्रीका से नहीं भैया, साउथ अफ्रीका का शहर काहिरा से केप टाउन तक, केप टाउन से काहिरा। अब आगे आते हैं साइबेरियन, ट्रांस साइबेरिया। तो ये देखिए साइबेरिया के यहां से निकलता है जिसका नाम है व्लादिवोस्टोक। क्या निकलता है, व्लादिवोस्टोक। चीन कह रहा है कि व्लादिवोस्टोक मेरा था, लेकिन रूस से ज्यादा आंकड़ा नहीं है, रूसवा मरबो करता है, इनको शांति हो जाते हैं। तो ये व्लादिवोस्टोक से निकलता है, कहां तक जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग तक। व्लादिवोस्टोक से निकलता है सेंट पीटर्सबर्ग से, व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग। ये लगभग 9000 किलोमीटर लंबा है, 9000 किलोमीटर लंबा। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन, सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। भारत की देखिए ना लंबाई, इस पार से उस पार 3000 है, ये भारत इस पार से उस पार 3000 है। और ये इसको देखिए, ये यहां से लेके यहां तक है 9000 किलोमीटर। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन। व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ये यहां से पर्थ है और इस साइड में सिडनी है, सिडनी से पर्थ, सिडनी से पर्थ ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल। सिडनी से पर्थ कौन जाता है, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल, पर्थ और सिडनी के बीच में ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल, याद रहेंगे, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल। किराया कितना होगा, अरे भाई साहब हमको किराया क्या पता यार, आप लोग भी ऐसा ही सवाल पूछते हो ना सर किराया कितना लगता होगा व्लादिवोस्टोक से दिल्ली का, यार किराया कोई फिक्स थोड़ी होता है, वो तो एक ही ट्रेन में किराया अलग अलग होते हैं, एसी का अलग, जनरल अलग, स्लीपर अलग, फिर ट्रेन भी अलग अलग होती है, राजधानी का अलग, शताब्दी का अलग, दुरंतो का अलग, पैसेंजर का अलग, मालगाड़ी का अलग। अब ये सब आप जान के क्या कीजिएगा यार, आप लोग का भी जो क्वेश्चन रहता है कभी कभी मन करता है माथा लड़ा ले किराया पूछ रहा है, ये जो किराया पूछ रहा है ये सब विदाउट टिकट घूमने वाले हैं, ये जितना खचरा विदाउट टिकट वाला है किराया पूछ रहा है गलती से भी चढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगा। भर लिया आप लोग ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल, यार आपके मटेरियल में तो भरा ही हुआ है, करेक्ट, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल, सिडनी से पर्थ, ऐसे नहीं समझ जाएंगे, सिडनी या पर्थ, व्लादिवोस्टोक। चलिए हम आपको यहाँ देते हैं, फटाफट भरिए, फटाफट क्या भरिए, भरवा तो दिए ही हैं। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर। 4 नंबर कौन सा है भैया, यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल 4 नंबर है, ओरिएंट एक्सप्रेस है 5 है, केप काहिरा 6 है, ये वाला 7 नंबर है और ये 8 नंबर है, याद रहेंगे। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए सेंट्रल पैसिफिक कहां से कहां तक, सेंट्रल पैसिफिक कहां से कहां तक, सादे नक्शा में भी भरिए, सादे नक्शा में भी, सादे नक्शा में भरिए, मटेरियल में भी भरिए। सेंट्रल पैसिफिक न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, हाँ एक अक्षर भी लिख देंगे तो चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत तो लिखिए ना। ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग समुद्री मार्ग पर, समुद्री मार्ग पर देखिए, इसके बाद समुद्री मार्ग नहीं हवाई मार्ग है, देखिए मटेरियल में आपका क्या है इसके बाद, हाँ सबसे लंबा वायु मार्ग। चलिए भैया वायु मार्ग देख लेते हैं, वायु मार्ग मतलब क्या होता है, हवाई जहाज का रास्ता। अभी भारत की कोई महिलाएं आई है ना भारत में, सैन फ्रांसिस्को से लेकर चली आई है भारत में जहाज, जो महिलाएं आई है कहां से कहां तक जहाज लेके आई है सब, 4 महिलाएं हैं भारत में, सबसे ज्यादा लेके आई सब, एयर इंडिया की थी सब, कहां से कहां तक, देखिए ध्यान से, वो जो भारत की महिला है ना सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट लेके, ये सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट लेके एक बार बेंगलोर एयरपोर्ट, सोचा उतना दूर लेके चला, ये सब बहुत ढीठ होती है सब महिला सब। चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, सबसे लंबा जो रेल मार्ग है, हवाई जहाज का जो मार्ग है वो कौन सा है, वो है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से जब उड़ान भरती है तो एक बार लंदन रुकती है
उठाएंगे, सब फ्यूल भरेगी सब यहाँ से, यहाँ फ्यूल भर ली, यहाँ फ्यूल भरे, यहाँ एक के बाद ज्यादा फ्यूल भर लेगा तो भारी हो जाएगा तो उड़ भी नहीं करेगा। यहाँ फिर यहाँ न्यूयॉर्क, कौन कौन जगह उसमें भरिए, अपने मटेरियल में भरिए फटाफट। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, काहिरा, दिल्ली, बैंकॉक, टोक्यो। दिल्ली, बैंकॉक, टोक्यो कैसे भरिएगा? तो भैया आपको इसे भरना है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से तीर दीजिएगा लंदन, लंदन से तीर दीजिएगा काहिरा, काहिरा से तीर दीजिएगा आप लोग दिल्ली, दिल्ली से दीजिएगा बैंकॉक, बैंकॉक से दीजिएगा टोक्यो, टोक्यो, बैंकॉक से टोक्यो। अरे इस पे नॉर्थ पोल कैसे दिखाएगा? तो पृथ्वी गोल है, उस पे तो पता चलेगा। हो गया? ये सबसे लंबा क्या था भैया? वायु मार्ग, सबसे लंबा वायु मार्ग। चलिए उसके नीचे क्या है? रेशम मार्ग। भाई साहब रेशम मार्ग, रेशम मार्ग पर यूट्यूब पर एक अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप उस पर देखेंगे तो कुछ ज्यादा डिटेल से 20 मिनट केवल रेशम मार्ग की चर्चा है। हम यहाँ समझा देते हैं, आप वहां भी चाहेंगे तो देख सकते हैं, लेकिन वहां जो बनाए हैं वो रेशम मार्ग जो है वो थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है, ये थ्योरी से रिलेटेड, हम दोनों बता देते हैं। चाइना जो था ना वो पहले रेशम का खोज किया और रेशम का व्यापार करता था, रेशम का व्यापार इधर से करता था, इसको बेचता था और इधर ही से रेशम का व्यापार यूरोप वाले को बेचता रहता था। और इसके अलावा रेशम मार्ग एक ऊपर भी था, ये सेंट्रल एशिया में बेचता था। इन सारे रास्ते से चीन का व्यापार होता था और बेसिकली उस समय वो रेशम का व्यापार करता था। चाइना दूसरे देश को रेशम देता था, वहां से जो मिलता था ले आता था, भारत को रेशम मार्ग से रेशम बेच देता था नीचे और बदले में मसाला ले लेता था। अरब वालों से हीरे जवाहरात ले लेता था, मिस्र वालों से सोना चांदी ले लेता था, ऊपर वाले से जो ले लेता था। इसी को कहा गया था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग पर चीन का दबदबा था, क्योंकि चीन के पास रेशम बहुत ज्यादा मात्रा में थे, बाकी लोगों को पता ही नहीं था कि भैया ये रेशम होता कैसे, और वहां से वो ले लेता था। चीन इसी मार्ग को दोबारा ओपन करना चाहता है और वो चाहता है कि हम फिर से कमाएं, ऐसे कमाएं कि लोगों से पैसा ले। मेरा नाम है जिसका नाम है वन बेल्ट वन रोड, OBRB, जिसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI प्रोजेक्ट। इसके तहत वो क्या करता है, जो जो देश यहाँ आ रहे हैं उन सबको कर्जा देता है। लो करोड़ रुपया लो, ट्रेन बनाओ, जहाज बनाओ, पुल बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, रेलवे लाइन बिछाओ, नहर बिछाओ। श्रीलंका को खूब पैसा दिया, लो लो हमसे लो हमसे लो हमसे लो, श्रीलंका चपचपा के ले लिया, ब्याज ले रहा है वो। मालदीव को कहा तुम भी ट्रेन बनाओ, सड़क बनाओ, पुल बनाओ, बिजली घर बनाओ, ये बनाओ, हमसे पैसा ले लो। सोमालिया तुम भी लो, पाकिस्तान तुम भी लो, सबको पैसा बांट रहा है। इतना पैसा बांट दिया कि कोई चाइना के खिलाफ नहीं जाता है। इसी को कहा गया था रेशम मार्ग। हालांकि भारत का एक राजा था कनिष्क, कनिष्क की पत्नी को रेशम बड़ी पसंद था, तो कही कि रेशम बनता कैसा। कनिष्क क्या किया, पकड़ के चीन वालों को बड़ी मार मारा था, पकड़ के ऊपर वालों को। कनिष्क जो था ऊपर वाला जो रेशम मार्ग था ना, वो पकड़ के बड़ी मार मारा, कहा कि बता तो चट्टा कहीं का रेशम कैसे बनता है। इतना ना मार मारा था ना, वो कह रहा था नहीं बताएंगे। कहा कोई बात नहीं, मारो साले को, अब इससे पूछना भी मत। मार मार के अरे हम बता रहे हैं, तो दूर सोचते मत बताओ, मार मार बता रहे, अरे ऐसे बनता है रेशम का कीड़ा होता है, मत बताओ तुम साले। मार मार के चाइनीज सबको उबाल दिया सब। और आज दुनिया में भारत एकमात्र देश है जिसके पास चारों कैटेगरी के रेशम मिलते हैं। रेशम की 4 कैटेगरी होती है, मूंगा, टर्नर, ये सब टाइप के टोटल 4 कैटेगरी के रेशम होते हैं। दुनिया का एकमात्र देश भारत है जहाँ पे चारों कैटेगरी के रेशम होते हैं। सबनी को मार मार के सीख गया भारत। चाइना का रेशम ठीक किया, बड़ी मार मारा। कुछ लोग जूता खाने के लिए पैदे होते हैं, उनको प्यार से कहिए तो समझ में नहीं आ रहा। कनिष्क कह रहा था कि भैया हमारी वाली गुसियाई है, उसको रेशम बनाने का शौक है, बता दो, नहीं बोलेंगे तो गुसिया के नैहर चल जाएगी। भारत वाली महिलाओं का नखड़ा भी तो है, तो गुसियाई की तो सीधे नैहर भाग जाती है सब, पता नहीं किसके बाद भागती है सब, पहिलका के पास। तो कनिष्क कह रहा था कि भैया बता दे चाइना वाले रेशम कहाँ है, नहीं तो फिर भाग जाएगी घरे, अब हमरा खाना पीना कौन देगा तू। तो नहीं बता रहा, मारा कचर के पीटा सब रेशम उगलवा लिया। आज चाइना के पास भी चारों कैटेगरी के रेशम नहीं होते, उसके पास भी 3 कैटेगरी का रेशम होता है। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जिसके चारों कैटेगरी का रेशम होता है। समझ गया? तो दुनिया में याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, इन सबके ऊपर होता है बांस कोर्ट। बांस लो, बड़का बांस, मार बांस, बांस कोर्ट। तो कनिष्क के पास कौन सा कोर्ट था? बांस कोर्ट। मारा बांस कोट, मार बांस, मार पूरा बांस मार का भेजा फाड़ दिया, सब निकाल लिया रेशम, बांस कोट। आगे चलते हैं, चलिए ध्यान से रेशम मार्ग समझ में गया। इसी रेशम मार्ग को दोबारा चालू करना चाहता है कौन? सी जिनपिंग। वो इस रास्ते में आने वाले जितने देश हैं उन्हें इतना कर्जा दे रहा है जो कभी वो कर्जा चुका नहीं सकते। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई कर्जा ले लेगा, लो 10 करोड़ रुपया लो, बिजनेस करो आराम से और 2 साल बाद लौटाना। आप 10 करोड़ रुपया देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, करेंगे क्या करेंगे रे इतना पैसा, और चौपट हो जाएंगे, एकदम पक्का चौपट हो जाएंगे। चाइना जानता है कि ऐसा ही हम लोग को दिया कुछ, जैसे चाइना पाकिस्तान को कर्जा दिया CPEC के बाद। अगर पाकिस्तान को बच्चा बच्ची लड़का लड़की सहित कबाड़ में बेचा जाएगा ना पाकिस्तान को, तो उसका कर्जा नहीं चुक सकता जितना उसने चाइना से कर्जा ले लिया। जितनी GDP उससे ज्यादा कर्जा ले रखा है, समझा गया? अरे भैया पूरे पाकिस्तान का जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है ना, जैसे हम लोग का सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स निफ्टी, वैसे पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज जितना पैसा है उससे ज्यादा मुकेश अंबानी के पास पैसा है। ये क्या क्या सपने देखते हैं सनम, क्या बताया हम इन लोग के सपने देखने में कोई बात नहीं भाई, इसमें अभी GST नहीं है। इन लोग को समझ में नहीं आता, मतलब इन लोग को लगता है कि हम भारत वाले बहुत लोल होते हैं, मतलब तुम आओगे मारोगे चले जाओगे, हम लोग कहेंगे हाँ आइए, इमरान खान के नजायज औलाद आइए मारिए हमको चले जाइए। अरे ससुरा कहीं का तुम लोग उल्टा सीधा बतिया करेगा, यहाँ पे मार के चल जाएंगे हम तो सलाम के कच्चे खा जाएंगे। चलो यार ध्यान देखते हैं, समझ आ गया? छोड़ो ये सब बात, रेशम मार्ग समझ में आ गया। रेशम मार्ग लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? यह चीन को यूरोप से जोड़ता था, यह समुद्र तथा स्थल दोनों से था। स्थलीय रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला राजा कौन था? कनिष्क। उसके बाद जानते हैं कनिष्क को क्या किया? बहुत खचरा था,
बदमाश बहुत होना भी चाहिए ऐसे ही राजा को। लाठी ले ले अपने सिपाही को बिठा दिया था ये रास्ते पे, कहा था कि जितना रेशम खरीद के जाएगा सब लौटते टाइम 18% जीएसटी लेना जीएसटी लेता था उनसे, मतलब टैक्स लेता था। कहता था कि अगर तुम चाहते हो बिना पिटाई इधर से जाए तो तुमको हमको पैसा देना पड़ेगा। दे बांस मारा, चाइनीज से पहले ही पैसा निकाल के आते थे। आप कनिष्क के आदमी है, हाँ लीजिए पैसा दे दीजिएगा, हम पीटिएगा मत, देखो तो अपने हम लोग छोटे छोटे होते हैं, भागियो नहीं पाते हैं, कचर देते हैं आप लोग, तो कनिष्क वाला कचर दिया। और आज हम लोग कनिष्क वाले को हम लोग भूल गए। चाइना का जवाब केवल कनिष्क नीति है, चाइना का जवाब कौन है? कनिष्क नीति। चलिए भैया आगे क्या चीज है? उसके बाद क्या चीज है भैया? रेशम मार्ग भर देंगे, उसके नीचे पठार है, पठार में भरिए प्लेट्यू में, पठार में भरिए, पठार प्लेट्यू, पठार भरिए भरिए भैया भरिए भैया। देखो यार तुम लोग एक चीज ध्यान से रखना, पाकिस्तानियों को कोई सुधार नहीं सकता क्योंकि कैंसर की दवा अभी तक बनी नहीं है। ध्यान से समझ, चलो आगे लिखो। पठार में लिखे ये समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। पठार में लिखे समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। पठार में लिखो या 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, या खनन या खनिज तथा यहाँ खनिज ज्यादा होता है, यहाँ खनिज तथा झरना पाया जाता है। खनिज मतलब लोहा, यूरेनियम, तांबा, कॉपर ये सब, तथा झरना पानी वाला झरना, ये ऊंचाई पे होता है, पानी गिरेगा तो झरना। यहाँ खनिज तथा झरना पाया जाता है, यहाँ खनिज तथा झरना पाया जाता है, झरना, यहाँ खनिज तथा झरना पाया जाता है। रेशम मार्ग क्या लिखवा दे यार, अपने से नहीं लिख सकते रेशम मार्ग। चीन का रेशम व्यापार का मार्ग था, चीन को यूरोप से जोड़ता था। इसके समुद्र तथा स्थल 2 रास्ते थे, ऊपर वाले स्थलीय भाग पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया। इसमें क्या लिखवाएंगे यार, आप मैट्रिक नहीं पढ़े हैं क्या? हो गया होगा, हो गया है। पठार लिख दिया ना, पठार में क्या लिखे? ये समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, यहाँ खनिज तथा झरने पाए जाते हैं। उसमें कुछ पठार है, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, चियापास का पठार, मेसेटा का पठार, अंतोलिया का पठार, पोटोवार का पठार, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, सान का पठार। चलिए भैया ये पठार को देखते हैं। सादा नक्शा खोलेंगे, साथ ही साथ भरना चालू करेंगे। सादा नक्शा खोलेंगे, साथ ही भरना भी चालू करेंगे। क्या भरिएगा भैया? क्या भरिएगा भैया सादा नक्शा में? तो भैया देखिए, सबसे पहले कोलंबिया का पठार है मैक्सिको में, कोलोराडो का पठार है अमेरिका में, चियापास का पठार है मैक्सिको, सबसे कोलंबिया का पठार कनाडा, कोलोराडो का पठार अमेरिका, चियापास का पठार मैक्सिको, चियापास का पठार मैक्सिको। कितने पठार है? नंबरिंग क्या है भैया? देखिए 1 नंबर है आपका कोलंबिया का पठार कनाडा, कोलोराडो का पठार अमेरिका, चियापास का पठार मैक्सिको। याद कैसे रखिएगा भैया? क से कोलंबिया, क से कनाडा। कोलोराडो नदी कहाँ है? अमेरिका में। कोलोराडो नदी द्वारा बनाए गए गड्ढे का नाम क्या है? कोलोराडो नदी द्वारा बनाए गए गड्ढे का नाम, अरे बाप रे हिचकी इतना भयानक आता लगता फेफड़े तोड़ देगा। गड्ढे का नाम क्या है? ग्रैंड कैनियन। तो कोलोराडो नदी से याद रहेगा कोलोराडो का पठार, कोलोराडो से याद रहेगा कोलोराडो का पठार। ये क्या है? मेसेटा का पठार, चियापास का पठार। तो नक्शा जो सादा नक्शा खोलिएगा ऊपर नाम क्या लिखेंगे? पठार। नाम क्या लिखेंगे? पठार। ये कनाडा और अमेरिका में मिला के 1 नंबर कौन सा? कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, चियापास का पठार। स्पेन में है मेसेटा का पठार, स्पेन में है मेसेटा का पठार। 4 नंबर स्पेन में है मेसेटा का पठार। 5 नंबर तुर्की का पठार। बताइए तुर्की में कौन सा पठार है? तुर्की में कौन सा पठार होगा? फटाफट हमको चाहिए। तुर्की में बताइए कौन सा पठार होगा? तुर्की में पठार का नाम बताइए, तुर्की के पठार का नाम। अंतोलिया का पठार, वेरी गुड। 5 नंबर अंतोलिया का पठार, 5 नंबर अंतोलिया का पठार, अंतोलिया का पठार। कौन सा पठार? अंतोलिया का पठार। पाकिस्तान में प से पाकिस्तान, प से पोटवार, प से पाकिस्तान, प से पोटवार का पठार, प से पाकिस्तान, प से पोटवार का पठार, प से पाकिस्तान, प से पोटवार का पठार। हो गया? पोटवार का पठार पाकिस्तान। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार भारत, दक्कन का पठार भारत, दक्कन का पठार भारत। उसके बाद तिब्बत है कि शान है? तिब्बत का पठार उसके बाद है शान का पठार। देखिए 7 नंबर कुछ और है। अच्छा 7 नंबर दक्कन का पठार होगा, हम गलती से लिख दिए, नंबरिंग गड़बड़ कर दिए। 6 के बाद 7 आता है। तो चलिए 7 नंबर दक्कन का पठार। 8 नंबर तिब्बत का पठार, 8 नंबर तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। 9 नंबर शान का पठार म्यांमार में, 9 नंबर शान का पठार म्यांमार में, 9 नंबर शान का पठार म्यांमार में। तो भैया टोटल देखिएगा पठार में देखेंगे तो यहीं पे आपको 4 को मिल जाएगा। अगल बगल में पड़ोस में प से पाकिस्तान, पोटवार का पठार। दक्षिण भारत में दक्कन का पठार। चीन का तिब्बत पठार तो भैया पूरी दुनिया को पता है, चीन का तिब्बत का पठार। और ये शान का पठार म्यांमार में। इस बार यूपीएससी में पूछा था आपका, शान का पठार कहाँ है? तो चीन में, क्या सॉरी म्यांमार में।
में, शान का पठार म्यांमार, अंतोलिया का पठार, ये तो याद ही रहेगा क्योंकि तुर्की का 97% एरिया अंतोलिया है, तो अंतोलिया का पठार। ये यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अंतोलिया का पठार कहाँ है, एशिया के किस दिशा में, तो अंतोलिया का पठार एशिया के पश्चिम दिशा में, अंतोलिया का पठार एशिया के पश्चिम दिशा में, अंतोलिया का पठार एशिया के पश्चिम दिशा में, अंतोलिया का पठार एशिया के पश्चिम दिशा में। अब आपको नहीं दिखता है भैया ये एशिया कॉन्टिनेंट है और इसके वेस्ट डायरेक्शन में है, इसमें बताने वाली चीज क्या है हमको ये समझ में नहीं आ रहा। एशिया के पश्चिम डायरेक्शन में। मेसेटा का पठार स्पेन में है, मेसेटा का पठार स्पेन, चियापास का पठार मैक्सिको, चियापास का पठार मैक्सिको, चियापास का पठार मैक्सिको, किसी को दिक्कत, चियापास का पठार कहाँ है, मैक्सिको में है। कोलंबिया का पठार कनाडा, कोलोराडो का पठार अमेरिका, कोलोराडो का पठार अमेरिका। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, लेकिन तिब्बत के पठार का यह छोर जो पाकिस्तान के पास चला जाता है ये बहुत ज्यादा उड़ गया, तो उसको कहते हैं पामीर का पठार। तो सबसे बड़ा कहेगा तो तिब्बत, सबसे बड़ा कहेगा तो तिब्बत, सबसे ऊंचा कह देगा तो पामीर का पठार, सबसे ऊंचा कह देगा तो पामीर का पठार, सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। पठार खनिज के लिए अच्छे होते हैं कि नहीं, खनिज के लिए अच्छे होते हैं, खनिज के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। झरना यहाँ पाया जाता है क्योंकि ऊंचाई होती है इसलिए गिरता है। मटेरियल में फटाफट भरिए, देश भरिए फटाफट, हम आपको 2 मिनट का भी समय नहीं देंगे, 1 मिनट का समय देते हैं। मटेरियल खोलिए फटाफट भरिए। 1 नंबर कोलंबिया का पठार कहाँ है, देश भरिए, हम बस देश देखना चाहते हैं, जल्दी जल्दी भरिए देश, उसके बाद बताएंगे। देश भरिए फिर हम आगे बताएंगे। देश जल्दी फटाफट भर दीजिए, भर लिए, हो गया, वेरी गुड, देश भर लिए, देश भर लिए ना। अब उसमें 8 नंबर जहां लिखा है तिब्बत का पठार वो लिखिए, उसमें नीचे खाली जगह दिया हुआ लिखिएगा 5000 मीटर ऊंचा, 5000 मीटर ऊंचा सबसे बड़ा पठार, 5000 मीटर ऊंचा सबसे बड़ा पठार, 5000 मीटर ऊंचा सबसे बड़ा पठार, 5000 मीटर ऊंचा सबसे बड़ा पठार है। ये 8 नंबर किसमें भरना है, 8 नंबर किसमें भरना भैया, तिब्बत के पठार में। 8 नंबर जहां लिखा तिब्बत के पठार उसमें लिखिए सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हो गया। चलिए सबसे बड़ा 5 नंबर जो अंतोलिया भरे हैं तुर्की, 5 नंबर जो अंतोलिया भरे हैं तुर्की अपने मटेरियल में, उसमें लिखिए एशिया के पश्चिम में, एशिया के पश्चिम में। 5 नंबर जो तुर्की लिखे हैं उसमें लिखिए एशिया के पश्चिम में, 5 नंबर जो तुर्की भरे हैं उसमें लिखिए एशिया के पश्चिम में। चलिए नीचे रिमार्क लिखा होगा, नीचे क्या लिखा है रिमार्क, रिमार्क में लिखिए पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा, नीचे रिमार्क करके लिखा होगा पामीर का पठार, रिमार्क में लिखिए पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अरे यार क्यों टेंशन में लेते हो कि कोर्स कब बंद हो जाएगा, 15 जनवरी को बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, हो गया। चलिए पठार के नीचे क्या टॉपिक है, पठार के नीचे का टॉपिक बताइए, भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज, मानचित्र की रेखाएं, विश्व की प्रमुख नदियां, विश्व की प्रमुख नदियां, भौगोलिक खोज। अब देखो भाई इसको कल बताएंगे हम, आज के लिए इतना, आज ये क्लास जल्दी खत्म कर रहे हैं, आज क्लास को थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल नदियां वगैरह का टॉपिक बता देंगे, फिर अक्षांश देशांतर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन पढ़ाएंगे आपको, आप लोग के लिए इंडियन के लिए कोई अलग से पैसे नहीं लगेंगे, आप लोग के लिए इस बैच के लिए इंडियन ज्योग्राफी का कोई अलग से पैसा नहीं लगेगा। इंडियन मैप के लिए नेक्स्ट जो बैच आएगा उसको, जिसको वर्ल्ड मैप पढ़ना है वो अलग से एडमिशन लेगा, जिसको इंडियन मैप पढ़ना है वो अलग से एडमिशन लेगा। आप लोग एप्लीकेशन के शुरुआती स्टूडेंट थे, इसलिए आप लोगों से 200 रुपए में ही इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप दोनों पढ़ा दिया जाएगा। अदरवाइज में जो नेक्स्ट आएंगे लोग उन लोग के लिए दोनों अलग अलग से लगेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना, बस अब वर्ल्ड खत्म होने के कगार पे है और इंडिया, देखिए वर्ल्ड का टॉपिक थोड़ा बड़ा रहता है और हम आपसे भी इस बात की हम स्वीकार करते हैं कि जो ऐप शुरू में था ना, तो शुरू में हम लोग को भी कुछ खास आइडिया नहीं था, कभी सर्वर प्रॉब्लम थे, कभी वाईफाई का प्रॉब्लम था, कभी बीच बीच में ज्यादा छुट्टियां हो गई खास करके दिसंबर के महीने में, तो इस सबसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज्यादा हो गया। तो थोड़ा सा बहुत देखिए आज नया बैच है तो सर्वर कंजम्पशन था, आपको भरवाने के लिए बोल दिए थे, कहां तक बता दिए थे जरा बता देंगे हमको, भौगोलिक खोज बताना था, भौगोलिक खोज। इससे पहले हम आपको संयोग बताए थे, आप बताएंगे ओजोन को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया, ओजोन संरक्षण के। आंसर दीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद बताइए अगला, बताइए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी बचाने के लिए कौन सा हुआ था सम्मेलन, पृथ्वी बचाने के लिए नैरोबी रियो सम्मेलन, वेरी गुड। कार्बन क्रेडिट यानी कार्बन फुटप्रिंट की व्यवस्था कौन से प्रोटोकॉल के तहत की गई, कमेंट में बताइए। कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था किसमें की गई थी, चलिए वेरी गुड, सही है। कार्बन क्रेडिट या कार्बन फुटप्रिंट की जो व्यवस्था की गई थी
वो किया गया था क्वेटो प्रोटोकॉल। क्वेटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1990। क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। नैरोबी प्रोटोकॉल, वेरी गुड। नैरोबी कहाँ है? हाँ, क्वेटो प्रोटोकॉल नैरोबी तो केनिया में। नैरोबी प्रोटोकॉल पर्यावरण के लिए। चलिए अब देखिए उसके आगे जो आपका टॉपिक है वो लिखा हुआ है विश्व के भौगोलिक खोज। ये भौगोलिक खोज रेशम मार्ग वगैरह समझाए थे आप लोग को, कोई पठार के बारे में बता दिए थे, तिब्बत का पठार। भौगोलिक खोज जो लिखा है उसमें आप भरिए। बार्थोलोम्यू डियाज ने किसका खोज किया था? केप ऑफ गुड होप। पहला एक नंबर जो है पहले भर लीजिए, फिर समझाएंगे। अभी आज भरवा देंगे। ऑफ गुड होप, गुड होप कहां पर है? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। पहले भर लीजिए फिर समझाएंगे। ये थोड़ा सा लिखने वाला टॉपिक है। कितना नंबर बताएंगे? उसके बाद 2 नंबर बताइए कौन सा है? क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस ने किसी खोज किया था? बताइए कोलंबस ने किस किया था? अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका। उसके बाद कौन था? वास्को डी गामा। किसका? भारत का समुद्री मार्ग। वास्को डी गामा में भारत का समुद्री मार्ग, भारत का समुद्री। चौथा नंबर कौन सा है? कैब्रेल, ब्राजील। कैब्रेल ने क्या खोदा था? ब्राजील। उसके बाद क्या है? फर्डिनेंड मैगलन। भाई फर्डिनेंड मैगलन क्या था भैया? विश्व भ्रमण, पूरे विश्व का भ्रमण। विश्व भ्रमण किससे? समुद्र के रास्ते। तो पहले ना आप थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले भर लीजिए, इसमें लिखने वाला चीज है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने? बार्थोलोम्यू डियाज। अमेरिका की खोज किया था? कोलंबस ने किया। हालांकि अमेरिका ने कोलंबस ने अमेरिका के केवल और केवल समुद्री तट पर गया, उत्तर जाने का काम किया था अमेरिगो वेस्पुकी। अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पे उसका नाम पड़ा था अमेरिगो वेस्पुकी। भारत का समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? 3 नंबर पे वास्को डी गामा। 4 नंबर जो कैब्रेल है उसने ब्राजील। याद रखिएगा ब्राजील में इस देश का कैब्रेल में भी। अब यहाँ देखिएगा तो 5 नंबर जो है विश्व भ्रमण किसने किया था? मैगलन ने। ये भर लिए आप लोग। इसके बाद वाला भर लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा भरने वाला टॉपिक है। भरवा देंगे ना जल्दी जल्दी तो दिक्कत खत्म हो। साउंड में किसको प्रॉब्लम हो रहा है? साउंड का दिक्कत हो रहा है क्या? यहाँ वाला बातें में फंसा ले होठ में इसे। साउंड अब सही है? हिस्ट्री बैच कल से है, ठीक है ना? चलिए इसको भरिए, फटाफट भरिए बाबू। हम फट से आज पूरा भरवाएंगे, फिर कल पूरा समझाएंगे। फटाफट भरिए, अभी कुछ नहीं, चुपचाप दिमाग लगे भरिए। उसके नीचे मानचित्र की रेखाएं हैं, इसको हम समझाएंगे भी, भरवाएंगे भी। चलिए बाबू देखिए मानचित्र की रेखाओं के बारे में। मानचित्र की रेखाएं क्या चीज होती है? जैसे एरिया को मिलाने वाले जगह को मानचित्र की रेखाएं कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि पहला लाइन क्या है, हम उसी हिसाब से बताते हैं। पहला बताइए तो आइसोबार। आइसोबार क्या है? समान दबाव को लगाता है। मान के चलिए यहाँ पर चलता है 10 बार 10 यहाँ पर पास्कल का दबाव लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है 12 पास्कल, यहाँ पे लगा हुआ है आपका 6 पास्कल, और इधर फिर लगा हुआ है आपका 9 पास्कल, और यहाँ आपका 13 पास्कल। ये दबाव का एरिया है। सपोज कीजिए कि एक तरह का किसी शहर का नक्शा है ऐसा। हमको उस जगह को बताना है जहाँ पर दबाव केवल 10 पास्कल का हो, जहाँ पर दबाव केवल किसका हो? 10 पास्कल का हो। क्या हो गया भाई? हिस्ट्री में, हाँ हिस्ट्री मैच कल से होगा ना। अभी आज तो एडमिशन आप लोग का क्लोज करेंगे, उसके बाद ही तो। अब यहाँ हमको पता करना है कि वह एरिया जहाँ पर प्रेशर कितना है? 10 है। एक तो हमको यहाँ दिख गया कि प्रेशर कितना है? 10 है। प्रेशर कितना दिख रहा है? 10। लेकिन इन दोनों के बीच में कहाँ 10 होगा? ये 6 और 12 के बीच कहाँ भी 10 होगा? तो एक रेखा ऐसे की तो लगभग 10 के पास गया हो। 9 से थोड़ी दूर पे 10 होगा। यानी अगर कोई जहाज इस रास्ते से उड़ान भर के जाता है उसके ऊपर कितने का प्रेशर लगेगा? 10 का लगने वाला। ऐसा रास्ता, ऐसी रेखा जो दबाव को दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं? आइसोबार। तो समान दबाव को लगाती है तो सेम प्रेशर को लगाती है, हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहेंगे। तो सेम प्रेशर लगाएगी, समान दबाव लगाने वाले को क्या कहेंगे? आइसोबार के नाम। अब मान के चलिए कोई जहाज है, उसकी कैपेसिटी 10 बार के कोच को सह सकता है, और अगर गलती से वो जहाज का पायलट ने इधर रास्ता मोड़ लिया, अगर नक्शा उसको रास्ता मिलता है ना नक्शा का, तो उसको कहां से ले जाए? गलती से मोड़ लिया इसमें, तो जहाज के ऊपर कितने का दबाव लगेगा? 12 का। एक ऐसा लाइनिंग मैप में जो समान दबाव को दर्शाता है बार कहते हैं। तो पहला क्या था भैया? आइसोबार। आइसोबार ये किसको बताता है? समान दाब को दर्शाता है। दूसरा नंबर पे क्या है आप बताएंगे? दूसरा नंबर पे कह रहा है कि आइसोबाथ। आइसोबाथ कितने लोग बता सकते हैं? आइसोबाथ कितने? आइसोबाथ किसको बताता है? आइसोबाथ बताता है गहराई को। जैसे देखिए मान के चलिए समान जो गहराई वाले एरिया को, अब समुद्र का तल जहां जहां गहरा है वो समुद्र का अगर नक्शा लेंगे आइसोबार का, तो वहां पर अगर सेम गहराई वाले एरिया को, जैसे मान के चलिए ये रास्ता जा रहा है, एक नक्शा है जिसपे लिखा हुआ है 100 मीटर। कितना मीटर लिखा है? 100। तो यानी अगर इसके रास्ते से अगर हम चलते जाएंगे तो हमको हर जगह गहराई कितनी मिलती जाएगी? 100 मिलती। गहराई को मापने वाले को किसमें साउंड प्रॉब्लम फिर से होगा जी? माइक मुंह मोड़ते तो चेंज कर देता है, इसको इसी को चेंज कर दो। वो था उसको चुका काट दिया। आइसोबात किसको ना आता है? गहराई को। गहराई, समान गहराई को याद करने का तरीका बताए। नहाने के लिए गहरा पानी ही अच्छा होता है, वरना नाली के उथले पानी में अगर कोई नहाएगा उसका तो बदन ऑलरेडी गंदा हो जाएगा। इसलिए याद करने का ट्रिक देखिए, बात मतलब नहाना, नहाने के लिए गहरा पानी। अब किसी को नहाने आता ही नहीं है, तैरने नहीं आता है, कहेगा कि खान साहब तो बोले थे ना गहरा पानी सही है, गड्ढा में मर जाएगा। ये लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए 3 नंबर का आइसोथर्म। आइसो मतलब बराबर। आइसोथर्म किसको कहता है? जहां सेम मात्रा में हीट होती है, आइसोथर्म रेखा से होती है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किन्हीं 2 शहरों के नाम बताइए जो आइसोथर्म पे होंगे? भारत के किन्हीं 2 शहरों के नाम बताइए जिनका टेम्परेचर तापमान सेम रहता होगा, लगभग सेम। 2 शहरों के नाम बताइए, हम आपको समझ सकते हैं। भारत के किन्हीं 2 शहरों के नाम बताइए जो बीच बीच में थोड़ा सा रुक जा रहा है, बस अभी जस्ट मंगाते हैं आज भर बस साउंड का। राजस्थान कोई शहर? हाँ जैसलमेर सीकर, वेरी गुड, ये राजस्थानी है भाई।
बैंगलोर भाई एक को शहर कैसे? बैंगलोर मुंबई नहीं, गलत है। मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है, बैंगलोर में ठंड गर्मी दोनों पड़ती है। राजस्थान पंजाब नहीं भाई, कोई दो शहर बताइए ना। हाँ, शिमला मनाली, कुल्लू मनाली, लद्दाख श्रीनगर, वेरी गुड वेरी गुड। लखनऊ कानपुर, वेरी गुड। पटना भागलपुर, वो भी सही है। दिल्ली कानपुर, हाँ लगभग लगभग सेम रहता है, दिल्ली कानपुर। हाँ, रांची पटना नहीं भैया, पटना से रांची पटना को मिला सकते हैं, बट पटना रांची का बहुत अच्छा होता है, पटना से तो बहुत अच्छा रांची का। तो ये क्या बताता है? सेम मतलब हीट को दर्शाता है। अब आप बताइए तो कोई ऐसी दो नदियां बताइए जिसको लगता है कि नहीं इसको हम लोग समान गहराई में नाप सकते हैं। कोई दो नदियों के नाम बताइए जिसको लगता है गहराई को ना, कोई दो नदी के नाम बताइए, कोई दो नदी बता सकते हैं? अयोध्या लखनऊ बहुत का अंतर है। हाँ, मौसम ठीक ही रहती है लेकिन दोनों में। यमुना गंगा नहीं, अगर आप गंगा की तुलना करेंगे तो यमुना से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यमुना नदी में अब उतना पानी नहीं रहता। गंगा की तुलना करना गोदावरी से करिए या ब्रह्मपुत्र से। हाँ, गंगा जमुना भी ठीक है। नर्मदा ताप्ती, वेरी गुड। गंगा गंडक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये आइसो का मतलब क्या होता है? चलिए चौथा नंबर बताएंगे क्या? आइसोनेफ। आइसोनेफ किसको मिलाता है? बादल को। समान बादल जहां छाए रहते हैं। आपके ये दो शहरों के नाम बताइए जहां इक्वल मात्रा में आपको बादल मिलते होंगे, तो वो दोनों शहर किस पे आ जाएंगे? आइसोनेफ पे आ जाएंगे। कोई दो शहर के नाम बताइए जहां आपको लगता होगा कि नहीं दोनों जगह पे बादल छाए रहते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं दोनों जगह पे इक्वल ही बादल छाए रहते हैं। कोई दो जगह का बताइए तो। हाँ भाई, माइक काम समझ रहे हैं यार, तो हम लेके पढ़ाएंगे। चलो अभी ठीक है, किन्हीं दो शहर का नाम बताइए जहां लगभग लगभग आपको। हम माइक ले लिए हाथ में, आप सही होगा। मिजोरम और मेघालय, हाँ लगभग लगभग आप कह सकते हैं। देखिए आइसो हम बता सकते हैं आपको बादल कहाँ सेम रहते हैं। देखिए अगर ये भारत का नक्शा देखेंगे ये, तो जितनी मात्रा में मुंबई में बारिश होगी ना, उतनी ही मात्रा में आपको गोवा में हो जाएगी। उतना ही कितना में गोवा में रीजन क्या है? ये भी समुद्र के किनारे, ये भी समुद्र के किनारे। तो आइसोनेफ किसको बताता है? जहाँ समान मात्रा में बादल पाए जाते हैं। तो फटाफट भरिए, समान बादल, समान बादल। आइसोनेफ के बाद क्या है? आइसोनेफ के बाद आपका 6 नंबर है। अरे भैया सॉरी, आइसोनेफ जो है वो 5 नंबर पे है। आइसोनेफ जो है वो 5 नंबर पे, समान मात्रा में ये बादल को दर्शाता है, समान बादल को दर्शाता है। ये जो है 6 नंबर, ये 4 नंबर, ये आइसोसिस्मल, ये तो सबको पता होता है। सिस्मल ये भूकंप को बताता है। भूकंप, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि नेपाल में जैसा भूकंप आता है उस हिसाब से भारत का कौन सा शहर है जिसको आप आइसोसिस्मल पे डाल सकते हैं नेपाल के साथ? नेपाल का वो शहर, नेपाल के लांबाजू में आया था। भारत का वो कौन सा शहर था जिसे आप आइसोसिस्मल पे डाल सकते हैं? सिस्मल मतलब भूकंप होता है। नेपाल का वो कौन सा भारत का शहर बताइए जो नेपाल से तुलना कर सकते हैं भूकंपी झटके के मामले में? कोई बता सकते हैं? दिल्ली नहीं, बिहार नहीं, वेरी गुड। गुजरात का भुज, वेरी गुड। गुजरात का भुज। भयानक भूकंप आया था भाई 2002 में, वो 2002 कह रहे 2001 में, बहुत भयानक तबाही था। मतलब स्वतंत्र भारत में भीषण भूकंप आया था गुजरात के भुज में। वो थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक का समस्या है वहां पे, वजह से वो भूकंप आते रहते हैं। आइसो ये हो गया, आइसोनेफ समझे। आइसो हाइट, हाइट मतलब क्या होता है? वर्षा। वर्षा कहां से होती है? हाइट से। आइसो हाइट किसे दर्शाता है? वर्षा का। आइसो हाइट किसे दर्शाएगा? वर्षा को। आइसो हाइट किसे दर्शाएगा? वर्षा को। आप किन्हीं दो शहरों का नाम बताइए जो आपकी नजर से लगता है नहीं दोनों आइसो हाइट यानी दोनों पे समान वर्षा होती है। आप किन्हीं दो ऐसे शहरों के नाम बताइए जहां पे आपको लगता नहीं इसे वर्षा की मात्रा यहां समान होती है। मुंबई को, हाँ ठीक है। और भी कोई? बैंगलोर मैसूर, ये भी सही है। और कोई शहर बताइए मुंबई गोवा के अलावा। दिल्ली, और से मैच कराइए किसी का। कर्नाटक और गोवा नहीं, दिल्ली नोएडा यार दिल्ली नोएडा में फर्क क्या चीज है? कराइए सर, दिल्ली नोएडा यार दोनों तो सटाई है। आप दिल्ली में हो कि नोएडा में हो पता ही नहीं चलता है। हाँ? राजस्थान यूपी नहीं भैया, राजस्थान में बारिश की मात्रा ज्यादा नहीं होती है। अरावली पर्वत की वजह से। देखो आप कोई दो स्टेट अगर देखेंगे, यूपी बिहार लगभग लगभग सेम बारिश होती है। यूपी बिहार में और कह सकते हैं आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु लौटते मानसून से होती है, तो लगभग लगभग यहाँ वर्षा होती है। समझ में नहीं? वेरी गुड। आइसो हाइट किसे दर्शाता है? वर्षा को दर्शाता है। चलिए उसके बाद आप भरेंगे 8 नंबर का आइसो हेलाइन। आइसो हेलाइन 7 नंबर है ना, 7 नंबर आइसो हेलाइन। हेलाइन लाइन, समुद्र का जहां जहां का पानी समान खारा रहता है ना, समान खारापन, खारापन को, सैलिनिटी को दर्शाता है। आइसो हेलाइन किसे दर्शाता है? सैलिनिटी को। जहां जहां पानी खारा रहता है वैसे ही वैसे रहता है। जैसे जितना खारा बंगाल की खाड़ी है उसी से लगभग लगभग आपका लाल सागर भी खारा है। तो जहां जहां पानी नमकीन रहेगा उसी हिसाब से मिला सकते हैं आप इसे। आप चाहे तो आइसो हेलाइन की मात्रा आप अपने भी यहाँ मिला सकते हैं। आप देखते होंगे आपके घर का पानी हो सकता है कि बहुत स्वादिष्ट लगता हो या फिर हो सकता है कि बहुत ही खराब लगता हो। तो आपके घर जैसा पानी और कहाँ देखने को मिलता है? तो उन दोनों की खारेपन को आप तुलना करा सकते हैं। आपका पानी, आपके घर का पानी मामा जी से मैच करता है, नानी के यहाँ मैच करता है, मौसी जी के मैच करता है, तो दोनों मिल जाएंगे, समान खारेपन को मिला देगा सब। किसी किसी का मैच करता है तो बताइए कहाँ कहाँ मैच करता है? 7 नंबर मिस हो गया। अरे 7 नंबर कैसे मिस हो गया? नंबरिंग छोड़ दो यार। अच्छा कंटूर लाइन हो, ओहो 7 नंबर मिस हो गया। 8 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर फिर बता देंगे। एक्चुअली एक पीडीएफ यहाँ भी लिखवा दीजिए, मोबाइल से देखने के बाद ना कम दिमाग से उतर जाता है। 7 नंबर मिस कर गया। कोई बात नहीं, हम 7 नंबर बता देंगे, कोई बात नहीं। आप पानी वाला पहले बताइए, आपको कोई आइडिया है जो मामा जी का और पटना का? इसका मतलब तुम्हारे मामा जी का यहाँ का भी पानी बहुत खराब है। कह रहा है कि मेरे मामा जी का पानी है पटना का पानी बराबर है भैया, पटना का पानी बहुत गंदा है। देखो जो भी पानी, जो भी नदियां रहती हैं, शहर के किनारे नदी रहेगी तो नदी के सटे वाले एरिया में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा आती है पानी में। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से मैच करके देखिएगा कहाँ कहाँ किसका किसका मैच करता है। एक तो कह रहा है कि सर मेरे कोचिंग में सार्क देशों में पूछा गया तो मैं बता दिया, तो मुझे तू आंसर का स्टूडेंट। हाँ तो दूसरे कोचिंग में क्या करने गया था? कह रहा सर हमारे कोचिंग में को पूछे मास्टर साहब की सार्क में कितने देश हैं, तो बोल दिया कि कह रहा सर हम बता दिए, तो पकड़ लिया कि हम आंसर के स्टूडेंट। चलिए ठीक है। कह रहा कि सर कानपुर का पानी या मेरी वाली के घर का पानी एक जैसा है। अरे ससुरात नहीं की। आगे देखिए 7 नंबर जो छूट गया है उसको लास्ट में बता देंगे, जबकि सीक्वेंस में चलते हैं 9 नंबर और
जनसंख्या को मिलाता है, समान जनसंख्या को, जहां जहां जनसंख्या समान रहती है उसे मिलेगा, जहां जहां जनसंख्या रहती है उसे प्रैक्ट मिलते हैं। अब हम यहाँ जो 7 नंबर छोड़े हैं उसे बता देंगे कंटूर, और 1 नंबर जो 9 नंबर भी छोड़े होंगे एपिसाइड, ये दोनों बताएंगे। जहां जहां समान जनसंख्या रहती है उसको मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोप्रेक्ट लाइन। आप बताइए दिल्ली के हिसाब से आइसोप्रेक्ट लाइन कौन सा शहर होगा, दिल्ली के हिसाब से आइसोप्रेक्ट लाइन कौन सा शहर होगा? हाँ भैया देखिए 7 और 9 हम अभी बता देंगे, वो छोड़ दिए हैं, इसको अलग से लंबा समझाना पड़ेगा। दिल्ली के हिसाब देखिए प्रैक्ट क्या कहलाती है, जनसंख्या को बताइए फटाफट। दिल्ली के हिसाब से आप किसको मिला सकते हैं? हाँ मुंबई को मिला सकते हैं, दिल्ली के हिसाब से मुंबई को मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप बताएंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद की जो जनसंख्या है लगभग लगभग आपका अहमदाबाद में 20 लाख है, 2 मिलियन, लगभग लगभग 20 लाख है वहां पे। तो बताइए 20 लाख के हिसाब से अहमदाबाद का कोई आइसोप्रेक्ट शहर बताइए, अहमदाबाद के हिसाब से कोई आइसोप्रेक्ट शहर, अहमदाबाद के हिसाब, चेन्नई, लखनऊ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोग को दिमाग में आ रहा है कि जो लाइनें होती हैं वो उसी शहर की ओर जाती हैं, जो उसकी दिशा उधर ही घूमेगी जिधर उसी से मिलता जुलता रहेगा, उसी से मिलता जुलता रहेगा। अब बताइए हम आपको ये मिटा देते हैं और हम आपसे पूछते हैं, आंसर देंगे, देखते हैं कितना जल्दी देते हैं। आप बताइए यहाँ फटाफट, आइसो हाइट किसको बताएगा, आइसो हाइट किसे बताएगा, आइसो बाथ किसको बताएगा, आइसो थर्म किसको बताएगा, बताइए ये दोनों फटाफट आंसर। हाँ रेन, चलिए हाँ ये गारा, आइसो बाथ जो है नहाने के लिए गारा पानी, हाइट इसके लिए बताता है, वेरी गुड। अब बताइए आइसो हेलाइन किसको बताएगा, आइसो हेलाइन, आइसो हेलाइन, हाँ हाँ चलिए आइसो हेलाइन ये लवणता को, खारेपन को दर्शाता, लवणता यानी खारेपन को दर्शाता। अब हम आपको जो छोड़े हैं उसको बता देते हैं, कौन सा छोड़ दिया भैया, 7 नंबर कंटूर लाइन, कंटूर लाइन, इसको हम लोग कहते हैं ना समोच्च रेखा, समोच्च रेखा, ठीक है, कंटूर लाइन या समोच्च रेखा, कितने नंबर पे हुआ, ये आपका 7 नंबर, इसी को डेटम भी कहेंगे, डेटम लाइन। ये किसको बताता है भैया, ऊंचाई को, इसको ऊंचाई, ऊंचाई को। कितने लोग हमको एग्जांपल में बता सकते हैं समोच्च रेखा के हिसाब से कि रांची की जितनी ऊंचाई है उतनी ही लगभग लगभग ऊंचाई किसकी और हो सकती है? रांची के हिसाब से सेम ऊंचा, समोच्च मतलब बराबर ऊंचा, डेटम यानी कंटूर एक ही चीज का नाम है। रांची जितना ऊंचा है उसी के लगभग में लगभग कोई और एक उसी के डेटम लाइन पे कोई शहर बता सकते हैं आप लोग, रांची जितनी हाइट पे है? धनबाद, हाँ वेरी गुड। भोपाल, हाँ ये भी हो जाएगा, भोपाल भी छत्तीसगढ़ भी हो सकता है। देखिए रांची एक पठार पर है, तो जो भी शहर पठार पे आप आराम से उसको मार सकते हैं, पठार पे आराम से हो जाएगा, है कि नहीं? अब हम आप ही से पूछते हैं, आप बताइए तो, लेह जैसे पहाड़ पे है, इसी से मिलता जुलता कोई और शहर बताइए तो, लेह अगर पहाड़ पे है तो इसी से मिलता जुलता और कोई शहर बताएंगे, लेह जो है मिलता जुलता इसी से, तभी तो डेटम होगा, तभी तो वो डेटम लाइन होगा। कारगिल, हाँ वेरी गुड। सिक्किम, वेरी गुड। लद्दाख, श्रीनगर, देवघर, नहीं देवघर थोड़ा सा नीचे, नेपाल, देवघर को लद्दाख ऊंचा पड़ रहा है। पामीर, हाँ पामीर भी उतना ही ऊंचा है। उत्तराखंड, वेरी गुड वेरी गुड। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंटूर लाइन यानी कंटूर लाइन उन सारे शहरों को मिलाती है जिसकी ऊंचाई लगभग लगभग सेम है, ऊंचाई लगभग लगभग क्या सेम है। अभी कोई ऐसा थोड़ी होगा कि भैया पंजाब का कंटूर लाइन सिक्किम के कंटूर लाइन से मिलेगा, सिक्किम पूरी तरह पहाड़ है उसमें ट्रेन नहीं जा पाती है, और पंजाब पूरी तरह से कैसा है, मैदानी एरिया, पूरी तरह से पंजाब कैसा है, मैदानी एरिया, वेरी गुड। लेह का हो सकता है आपका सिक्किम से, लेह का सिक्किम से हो सकता है। अब छूट गया आपका एक 9 नंबर बच गया था एपी साइड लाइन, एपी साइड लाइन, एपी साइड लाइन क्या बच गया था भैया, एपी साइड लाइन। अब ये एपी साइड लाइन के बारे में देखिए, तो जो होता है ना, ये पृथ्वी जो होती है सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्त पर लगाती है, दीर्घवृत्त का मतलब आप समझते हैं हाइपरबोला, इलिप्टिकल, कैसा चक्कर लगाती है, इलिप्टिकल। इस चक्कर लगाते लगाते वो कभी दूर हो जाती है तो कभी बहुत ही पास हो जाती है। अब आप में से पता है अगर दूरी बढ़ गई, कोई भी चीज बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं अप, बढ़ जाता है तो अप, और अगर कोई चीज घट जाता है तो उसे कहते हैं उप। जैसे राष्ट्रपति का पद घट गया तो उप। ये किससे दूरी बढ़ रही है और घट रही है, तो सूरज से, इसे कहते हैं अपसौर और इसे कहते हैं उपसौर, अपसौर और उपसौर। तो अब जब कभी भी दूरी बढ़ जाती है तो उसे क्या कहेंगे, अपसौर, दूरी घट जाती है तो उसे कहते हैं उपसौर। दोनों को मिला देने वाली लाइन को कहते हैं एपिसाइड लाइन। ये जो 9 नंबर वाली लाइन है ये एपिसाइड लाइन है। तो अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, एपिसाइड लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिसाइड लाइन। ज्योग्राफी पढ़ा दिए हैं, ज्योग्राफी बैच में बड़ी ज्यादा डिले हो गया, लेकिन अब पटना आ गए हैं, अब आप लोग के हर चीज को मतलब सिस्टमेटिक हो जाएगा। मतलब वो आज तो आज थोड़ा सा नया बैच है इसलिए सर्वर कंजम्पशन है, आज तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है पॉलिटी वगैरह में भी। यहाँ पे तो जितने लड़के हैं भैया आप लोग एडमिशन ले लेंगे लोग इसमें हिस्ट्री में। रीजन क्या है कि सर्वर भर जाएगा तो बंद करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि भैया अगर नहीं बंद करेंगे तो आप लोग हमको उल्टा सीधा बोलेंगे कि सर का एप्लीकेशन ये हुआ है। और आज सुबह 9 बजे से एडमिशन लिया गया है, लगभग सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में लगभग 90,000 एडमिशन हो चुके थे। आपको ही पता है 3 से 4 लाख मैक्सिमम जाएगा लड़कों का एडमिशन, और ऑनलाइन में 3-4 लाख का मतलब कुछ नहीं होता है। तो 1 मिनट में अगर करेगा तो इसलिए आप समझिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन अब ऐसा समस्या नहीं होगी। हम उन लोगों से पूछते हैं जो ज्योग्राफी का क्लास किए थे, अपसौर कितने तारीख को होता है, अपसौर कितने तारीख को होता है? भैया 3 या 4, तो भैया ये ज्यादा चीजों को दर्शाता है तो 4 को दर्शाएगा। कितने, 4 जुलाई या जनवरी, जुलाई, क्योंकि ये जुलाई भी ज्यादा है, 7वां महीना हो जाता है, और ये 3 जनवरी, 3 जनवरी। भर लिए? अब नदियों को भरवा दें, भर लिए कि नहीं भर लिए, बोलिए फटाफट, भर लिए? अब नदियों को भरवाते हैं, चलिए। उसके बाद लिखी हुई है नदियां, भरिए उसको, ये भर लिया ना, आइसोप्रेक्ट जनसंख्या को,
4 समान टेम्परेचर को, 4 नंबर आइसोसिस्मल भूकंप को, 5 नंबर आइसो ने बादल को, 6 नंबर आइसो हाइट यानी वर्षा को, कंटूर डेटम या समोच्च लाइन समान ऊंचाई को, आइसो हेलाइन समान लवणता या खारेपन को, आइसो एपिसाइड लाइन अपसौर उपसौर को, और इसके बाद क्या है आइसोप्रेक जनसंख्या को। मिला लिया। मुजफ्फराबाद पीओ के, हाँ ठीक है, चलिए भर लिया। चलिए उसके नीचे वाला भर लीजिए, फिर उसको हम नक्शा में समझा देंगे। इसके बाद आपका अक्षांश देशांतर पढ़ाने के बाद इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैप चालू हो जाएगा। एक नंबर है मैकेंजी नदी, लिखा ना उत्तरी अमेरिका की नदी मैकेंजी, लिखेगा अलास्का। मैकेंजी नदी कहां बहती है? अलास्का। फटाफट भरते चलिए अलास्का, मैकेंजी नदी अलास्का। मैं बता देंगे, पहले भर लीजिए फिर बता देंगे। बोले ना आज मैप नहीं बताएंगे, पहले भरवाएंगे क्योंकि नदियों को एक ही बार भरवा ले फिर खत्म हो जाएगा। मैकेंजी नदी अलास्का। नेल्सन नदी कनाडा, फटाफट भरिए। नेल्सन नदी कनाडा, नेल्सन नदी कनाडा। भाई एडमिशन ले लीजिए, तब यूट्यूब पर आएंगे। एक आदमी करेंगे यूट्यूब पर आएंगे कि नहीं आएंगे भैया यूट्यूब पर, बट एडमिशन ले लेंगे तब यूट्यूब पर बोल देंगे भर जाएगा, फिर चिल्लाने लगेगा हमको छोड़ दिए। चलिए अब भरिए कितना नंबर है? 3 नदी। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी में लिखे कनाडा अमेरिका बॉर्डर, कनाडा अमेरिका बॉर्डर। पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 34 पे है, 34, पेज नंबर 34 34 पर है। मेरा फेस कट रहा है। चलिए अगला क्या है? टेनेसी नदी अमेरिका, टेनेसी नदी अमेरिका, टेनेसी नदी यूएसए। फी 200 यार, 4 महीने पढ़ाएंगे 250 रुपये महीना। आप क्या सोच रहे हैं? सर्वर कॉस्ट भी नहीं निकलता उतना। 50% टैक्स है, 18 जीएसटी, 30 इनकम टैक्स। अभी पता नहीं क्या खोज रहा है मतलब। सेंट लॉरेंस नदी हो गया, टेनेसी नदी में, मिसिसिपी यूएसए। मिसिसिपी पहले जगह भर लीजिए फिर आगे बताएंगे। मिसिसिपी यूएसए, मिसौरी यूएसए, मिसिसिपी यूएसए, मिसौरी यूएसए। हो गया। कोलोराडो नदी यूएसए, कोलोराडो नदी यूएसए, कोलोराडो नदी यूएसए। ओरोनिको लिखिए, ओरोनिको में लिखिए वेनेजुएला। फटाफट भरिए पहले फिर नक्शा में बताएंगे। ओरोनिको में वेनेजुएला, ओरोनिको नदी वेनेजुएला, ओरोनिको नदी वेनेजुएला। अमेज़न नदी ब्राजील, अमेज़न ब्राजील, अमेज़न ब्राजील, अमेज़न ब्राजील, अमेज़न ब्राजील। चलिए उसके नीचे लिखा नाइजर नदी अफ्रीका, नाइजर नदी अफ्रीका। पाम नदी आपको पढ़ा चुके हैं इसे। कौन सी नदी कहते हैं नाइजर नदी को? पाम नदी, क्योंकि यहाँ पे पाम के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। नाइजर नदी अफ्रीका, पाम नदी। नाइजर में भरिएगा अफ्रीका पाम नदी, अफ्रीका पाम नदी। कांगो नदी अफ्रीका, विषुवत रेखा को 2 बार। अच्छा हाँ, हिंदुस्तान के बारे में वीडियो बना दिया, ठीक है भाई बना देंगे। हो गया। नील नदी विश्व की सबसे लंबी, अफ्रीका। अफ्रीका, नील नदी मिल गई अफ्रीका, विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका, विश्व की सबसे लंबी नदी लिखेगा, उसी में लिखेगा, उसी में नील नदी में। इस पर आसमान बांध है। कौन सा बांध है? आसमान बांध है। इस पर आसमान बांध है, इस पर आसमान बांध है, इस पर आसमान बांध है। कितने लोग बता सकते हैं आसमान बांध किस नदी पर है? वेरी गुड, नासिर झील भी है। वेरी गुड प्रियांशु गौतम सर, इस पे तो नासिर झील भी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आसमान बांध के पीछे ही नासिर झील है। कितने लोग बता किस देश में है? हाँ इजिप्ट यानी मिस्र में है। वेरी गुड, इजिप्ट यानी मिस्र में है। कितने लोग हमको ये बता सकते हैं कि नील नदी किस दिशा में बहती है, मतलब किस दिशा की ओर जाती है? नील नदी किस दिशा की ओर जाती है? हाँ नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा में। वेरी गुड, नॉर्थ दिशा उत्तर दिशा में। चलिए उसके नीचे जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी लिखिए अफ्रीका, मकर रेखा को 2 बार। जाम्बेजी नदी में लिखिए अफ्रीका, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया जलप्रपात। जाम्बेजी नदी में लिखिएगा अफ्रीका, कॉमा कीजिए, अफ्रीका लिखिए, कॉमा करके लिखिए विक्टोरिया जलप्रपात। पढ़ा दिए। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? जाम्बेजी नदी। 14 नंबर लिम्पोपो नदी, मकर अफ्रीका, मकर रेखा को 2 बार काटती है। 14 नंबर है आपका लिम्पोपो नदी, लिखिए अफ्रीका, मकर रेखा को 2 बार काटती है। नक्शा में भरवाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। नक्शा में भरवाएंगे, आइडिया लग जाएगा। ऑरेंज नदी दक्षिण साउथ अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल लिखेगा आपको। ऑरेंज नदी अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल। 15 नंबर ऑरेंज नदी अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल। 16 नंबर भरिए, 16 नंबर राइन नदी, 16 नंबर राइन नदी, 16 नंबर राइन नदी। राइन नदी में भरिए जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी। सबसे साफ तथा बीजी, सबसे व्यस्त नदी है, सबसे क्लीन तथा बीजी, सबसे व्यस्त, इसमें सबसे ज्यादा नाव चलती है। सबसे क्लीन और बीजी, सबसे क्लीन और सबसे बीजी, सबसे क्लीन और सबसे बीजी। हाँ इसे जर्मनी की गंगा कहते हैं। वेरी गुड। सबसे क्लीन और बीजी। कितने लोग बता सकते हैं इस राइन नदी से किस चीज का व्यापार किया जाता है? हम ऑप्शन देते हैं, सोना, लकड़ी, कोयला, यूरेनियम। सोना, लकड़ी, कोयला, यूरेनियम, कौन सी चीज का इससे व्यापार किया जाता है? कितने लोग बता सकते हैं? ऐसे जर्मनी की गंगा कहते हैं। वेरी गुड। कोयला, वेरी गुड, कोयला ढोने वाली नदी। वेरी गुड, कोयला ढोने वाली नदी। पो नदी में लिखिए इटली की गंगा, पो नदी को लिखिए इटली की गंगा।
17 नंबर पो नदी, इटली की गंगा। पहले इसको भर लीजिए, फिर आज टोटल केवल भरवा देंगे, उसके बाद कल ही लिखवाएंगे। पो नदी, इटली की गंगा, इटली की गंगा, हाँ। डेन्यूब नदी, यूरोप की सबसे लंबी, डेन्यूब में लिखे, यूरोप की सबसे लंबी। वोल्गा, वोल्गा यूरोप, एक सेकंड रुकिए, वोल्गा में बड़ी होगी भैया, वोल्गा में लिख लीजिएगा सबसे बड़ी, डेन्यूब में नहीं, वोल्गा में, रशिया, हाँ वहां पे वोल्गा में। उसके नीचे लिखिएगा यूराल नदी। कह रहे अभी इसको भर लीजिए, जब हम बताएंगे ना तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि वोल्गा बड़ी है डेन्यूब, अभी तो लिखवा रहे हैं, जब नेक्स्ट टाइम बताएंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यूराल में लिखिएगा रूस, यूराल में लिखिएगा रूस। सर लक्ष्मीनगर दिल्ली में आपकी किताब शॉर्ट हो गई है, फिर से छपवा देंगे। वोल्गा, यूराल नदी रूस, ओब नदी रूस सबसे चौड़ा मुहाना, ओब नदी रूस सबसे चौड़ा मुहाना। कौन बता सकते हैं कि एशिया और यूरोप को कौन सी नदी अलग करती है? एशिया और यूरोप को कौन सी नदी अलग करती है? हाँ यूराल नदी अलग करती है, रिमार्क छोड़ देंगे उसको। अब चलेंगे एशिया में, आमू दरिया लिखिए, सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान, आमू दरिया सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान। 22 नंबर में लिखेंगे आमू दरिया में, सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान। हांगो नदी चीन का शोक, हांगो नदी चीन का शोक, पेज नंबर हांगो नदी में लिखिए चीन का शोक, चीन का शोक, चीन का शोक। यांग टीसी की यांग नदी, चीन एशिया की सबसे लंबी नदी, चीन एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। मेकांग नदी, मेकांग नदी आसियान देशों की नदी, आसियान देश किस देश में जाती है? आसियान देश, थाईलैंड तक जाती है। मेकांग नदी आसियान देश, मेकांग नदी आसियान देश। साल्वीन नदी म्यांमार, साल्वीन और इरावती में लिखिएगा म्यांमार, साल्वीन और इरावती दोनों में म्यांमार, साल्वीन और इरावती दोनों में म्यांमार। येलो रिवर पीली नदी को हांगो नदी कहते हैं, चीन में है। अभी नक्शा में भरवाएंगे सब समझ में आएगा, लिख लीजिए। साल्वीन और इरावती दोनों में म्यांमार, और मूरे और डार्लिंग दोनों नदियां में ऑस्ट्रेलिया, मूरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया, मूरे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, मूरे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। मूरे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया, मूरे डार्लिंग नदी कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया हो गया। भैया वोल्गा किस देश में? एक देश में जाती नहीं है, 6-7 देश में जाती है, कैसे बता देंगे वोल्गा किस देश में? ये बना लिया। आपके पास कल ब्लैंक मैप होना चाहिए, विदाउट ब्लैंक मैप हम आपको कल नहीं भरवा सकते हैं, आप सबके पास ब्लैंक मैप होना चाहिए। दूसरा भैया आप लोग हिस्ट्री, इस हिस्ट्री बैच में आप एडमिशन ले लेंगे लोग, आपका महज 200 रुपए, ये आपका 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, डेमो क्लास डाल देंगे आज, 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से 30 जनवरी, ठीक है। आपके भैया ये समझ में आ गया आप लोगों को? अपने भैया भाभी लोग को, रिश्तेदार लोग को बता दीजिए जल्दी से एडमिशन ले लें, 4 दिन एडमिशन होगा, उसके बाद क्लोज हो जाए। रीजन भैया कितने लड़कों को पढ़ाएंगे, सबकी वजह से डिस्टर्बेंस इतना भयानक हो जाता है कि ज्योग्राफी बैच बड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए आप लोग का ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए अभी तक YouTube पर भी हम इस बार अनाउंस नहीं किए हैं। जितना जल्दी आप ले लेंगे हम YouTube पर अनाउंस कर देंगे, वरना YouTube वाला गुस्सा आ जाएगा, सबकी हमरा नहीं बताएं। आज के लिए इतना ही, कल आपका मैप का ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, फिर इंडियन मैप को स्टार्ट कर देंगे। इंडियन मैप छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो इंडियन मैप को जल्दी खत्म कर देंगे। मैप की क्लास में थोड़ी सी रेगुलरिटी गड़बड़ होने की वजह से, आप जानते थे घर पे थे तो फिर वो सब समस्या थी, कभी नेट कट जाता था, कभी कुछ कुछ, इसी वजह से यहाँ सेट हो गया आदमी। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा आज है क्योंकि आज नया बैच का एडमिशन चल रहा है तो सर्वर पे लोड है, वो दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा लोड है, तो भी आप लोग एक ही बार नहीं दौड़ते तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। आगे बढ़ जाए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अरे यार पैसा कट गया, बाय नहीं हुआ, बेवकूफ के पैसा कट गया तो बाय हो गया होगा, बैच में कल से चलेगा, तू आज ही खोज रहा होगा। अरे आप लोग समझता नहीं है भाई, आप जब कभी भी पैसा कट जाए 24 घंटा वेट कीजिए लोग, तू तुरंत थोड़ी हो जाता है यार, 24 घंटा टाइम लगता है, पैसा कटने पर 24 घंटा वेट कीजिए, 24 घंटा से पहले कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे कल, कल सारी चीजें कल टाइमली चलेंगे, कल हम आपका शेड्यूल बता देते हैं कल कैसे कैसे चलेगा। 9 बजे से हिस्ट्री, 12 बजे पॉलिटी, हालांकि पॉलिटी का क्लास 11 बजे था, उसको सेटल, ये कल ये सारा शेड्यूल रहेगा।